हेलो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो रहेगा जो हम डिस्कस करने वाले साइंस के पी वाई क्यूज थे लास्ट 5 इयर्स के। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम साइंस के पी वाई क्यूज को इस तरह से डिस्कस करेंगे कि अगर आपको नहीं आते हैं कुछ भी तो आप उनको किस तरह से टेकल कर सकते हैं, ताकि अगर आपका ये सेक्शन अगर कमज़ोर भी है तो आप उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जो है ठीक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा कि हम कुछ ऐसे ट्रिक्स और कुछ ऐसे तरीके डेवलप मतलब डिस्कस करेंगे जिनसे क्या होगा कि अगर आपको क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं तो आप कुछ ना कुछ जो है आइडिया लगा के उनको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। तो इसके अलावा जो है इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी अवेलेबल करवा दी जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। और जो दूसरे सब्जेक्ट्स के जो पी वाई क्यूज है सर ने डिस्कस करवाए ईयरली वाइज, तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे, वो देख लीजिएगा आप। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ तरीके स्टार्टिंग में बताता हूँ कि किस तरह से यूपीएससी में बहुत सारी चीज़ें काम करती है। देखिए और स्पेशली साइंस में तो कुछ ज़्यादा ही तरीके से काम करती है वो चीज़ें, तो मैं उनको थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद में हम उसको उन्हीं टेक्निक्स को अप्लाई करके हम पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो क्या होता है कि जो साइंस होता है ना, उसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कोई भी टेक्नोलॉजी हो, है ना। जब किसी टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव वे में बात होगी तो हम उस बेसिस स्टेटमेंट्स हमेशा राइट होते हैं इस वजह से, क्योंकि स्कोप काफ़ी ज़्यादा होता है। कोई भी चीज़ अंडर रिसर्च होती है ना। तो इससे कि जैसे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गए या फिर पॉसिबिलिटी वाले जो होगा, संभावना जो दर्शाते हैं ना, जैसे जिसमें कैन का यूज़ होता है, मे का यूज़ होता है, जहाँ जहाँ में और भी कई तरीके से पॉसिबिलिटी को जो है यूज़ करा जाता है, पॉसिबिलिटी को। तो वो मैं आपको इस पर बताऊंगा कि किस तरह से, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सही होते हैं, क्या स्कोप ज़्यादा होता है जिनका, है ना। सेकेंड क्या होता है, नई टेक्नोलॉजी जो भी होती है, तो नई टेक्नोलॉजी जो भी होती है ना, तो उस वो अंडर रिसर्च होती है। इसलिए अगर एग्जाम में कुछ भी अगर निगेटिव सेंस में अगर स्टेटमेंट यूज करता है नई टेक्नोलॉजी का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस स्टेटमेंट को रोंग करते हैं। मैंने कहा ना, पॉजिटिव सेंस सही होगा, नेगेटिव सेंस गलत होगा, है ना। थर्ड चीज जो देखेंगे आप कि जो कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, जहाँ पर तुलना की जाती है चीजों की, है ना, कंपेरेटिव स्टेटमेंट वो ज्यादातर गलत होते हैं। लेकिन मैंने अभी बताया कि पॉसिबिलिटी जैसे सम में, सम हो गया, है ना, अगर कंपैरेटिव स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट्स यूज कर रखे तो वहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाएगी, यानी कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट वहाँ पे सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, बाकी ज़्यादातर जगह आप देखेंगे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है क्या होते हैं, गलत होते हैं। चौ चौथी चीज़ अगर मैं बताऊँ तो आपको फैक्चुअल स्टेटमेंट्स जो होते हैं गलत होते हैं, है ना। ये ट्रिक्स मेरे ख्याल से आपने कई जगह पढ़ी होंगी, लेकिन इनको अप्लाई किस तरह से करते हैं वो मैं नीचे दिखाऊंगा, है ना। 5 फिर क्लास फिफ्थ चीज़ होती है, आप देखेंगे आप यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना प्रीलिम्स का, उनकी लैंग्वेज काफ़ी मैटर करती है। जो भाषा होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, कि जहाँ पे अगर इस स्टेटमेंट्स का कुछ इस तरह के जनरल सेंटेंस यूज़ करे जा रहे हैं जिनकी भाषा को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एग्जामिनर को आपको कुछ पूछ नहीं रहा है, बस बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा ये होता है, ऐसा होता है, इस तरह से जो लैंग्वेज यूज़ होती है ना, होता है ना, अ, हो सकता है ना, इस तरह की जो यूज़ होती है लैंग्वेज, जहाँ पे एग्जामिनर कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है, वो स्टेटमेंट्स हमेशा सही होते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं, और भी नीचे अब हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये 5 तरीके मैंने अभी आपको बताए। उसके अलावा देखे जाए तो जो है सिक्स चीज अगर देखें तो जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें जो टर्म पूछी जाती है, उस टर्म की जो है आप कुछ मीनिंग को दिमाग में बना लो, है ना। उस टर्म पढ़ के समझ में आ जाता है कि किस सेंस में होगी, फिर उस टर्म के अकॉर्डिंग जो है आप स्टेटमेंट्स को पढ़ें। जो 4 स्टेटमेंट्स दी हुई होती है, तो आप देखेंगे कि तो कहीं ना कहीं वो टर्म और वो स्टेटमेंट्स में कुछ जो राइट स्टेटमेंट्स होती है वो कहीं ना कहीं उससे मैच करती हुई दिखती है ना, कुछ ना कुछ। तो वो भी हम देखेंगे नीचे कि वो किस तरह से टर्म्स को मैच कराया जाता है। फिर इसके बाद में सेवन्थ जो चीज़ होती है 8 नंबर की, है ना। तो उसमें क्या होता है सेवन्थ में कि जो है
कुछ ऐसे मतलब 3 जनरल स्टेटमेंट्स अगर मान लो दे दिए गए हैं और ऊपर है तो जो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स अगर मान लो 2 दे रखे हैं, उनमें से हो सकता है कि एक सही हो, एक गलत हो, तीनों फैक्चुअल है ना? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि तीनों कभी सही नहीं होते हैं। तीनों के जो है चांस खत्म हो जाते हैं कि सही होंगे, उसमें से या तो 2 सही होंगे, या 1 सही होगा। बहुत रेयर केसेस में होता है कि जो तीनों सही होंगे ना। इस तरह से भाई बहुत सारी चीज़ें हम नीचे देखेंगे। ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ जो अभी प्रीलिम्स आ रहा है तो उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अटेम्प्ट्स लेने के लिए आपको एक तरीका बताता हूँ कि क्या होता है। देखिए, अ, जब आप 3 क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं ना और 1 राइट कर देते हैं, तो आपके आएँगे 0 मार्क्स, ठीक है? और 6 क्वेश्चन अगर आपने रॉन्ग करे हैं और 2 राइट कर दिए हैं, यानी कि अगर 8 अटेम्प्ट करे हैं आपने और यहाँ से 4 अटेम्प्ट करे हैं, तो आपके आएँगे 0 मार्क्स। तो यहाँ पे भी कितने आएँगे? 0। फिर इसके बाद में अगर आपने 9 स्टेटमेंट्स को रॉन्ग करा है, 9 क्वेश्चंस को, और 3 क्वेश्चन सही कर दिए, यानी कि आपने 12 अटेम्प्ट्स लिए हैं और 0 नंबर आएँगे को भी। यानी आप देखें कि अगर आप 12 अटेम्प्ट कर देंगे तो क्या उनमें से अगर आप इन ट्रिक्स का यूज़ करेंगे तो क्या 3 भी सही नहीं आएँगे? तो अगर मान लो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा था और लेकिन आपने ट्रिक्स का यूज़ करके 12 अटेम्प्ट कर दिए, तो मिनिमम 3 तो सही। ऐसे नॉर्मल अगर आप तुक्का भी मारेंगे ना आँख बंद करके, तो आपको इतना आपने इतना कुछ पहले से पढ़ा हुआ होता है कि वो सही हो ही जाता है, ठीक है? तो इसके बाद में अगर आप इन ट्रिक्स का या फिर इन कुछ गेस वर्क्स का यूज़ करेंगे तो 3 से ज़्यादा ही सही हो जाते हैं। अगर मान लो इस केस में अगर आपके 5 सही हो गए, 10 मान लो आपने 10 अटेम्प्ट करे, 5 सही हो गए, 5 गलत हो गए, तो भी आप पॉजिटिव में रहेंगे, है ना? 5 के 2 मार्क्स मिलेंगे 10 और इनका 1/3 कट जाएगा, ठीक है? तो फिर आपके कितने, है ना? तो लगभग 1.5-2 नंबर आपके अगर 2 नंबर आपके कट भी गए, 2 से थोड़े वो 3 नंबर, तो भी आप 7 नंबर के बेनिफिट्स में रहेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब ये आपको ये अटेम्प्ट्स लेने से ज़्यादा डरना नहीं है, हिचकना नहीं है ना? अगर आप थोड़ा-सा भी अगर लॉजिक यूज़ कर पा रहे हैं तो अटेम्प्ट बिल्कुल लीजिएगा, किसी न किसी एक ऑप्शन को ज़रूर चूज़ करिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं किस तरह से चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, निम्नलिखित का कौन-सा शब्द वाक्यांश का उपयोग 3D, है ना, वर्चुअल दुनिया के इंटरऑपरेबल नेटवर्क, जैसे इसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जाता है, जो आभासी यानी वर्चुअल वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? तो ये टर्म जो होती है, कई बार क्या होती है, टर्म्स जो पिछले 6 मंथ्स में न्यूज़ में जो साइंस एंड टेक्स में चल रही होती है, उन्हीं से उठा के पूछ ली जाती हैं। हम और भी नीचे देखेंगे, जो पिछले 6 महीनों में जो न्यूज़ में चल रही होती है, वो नीचे आपको मिलेंगी। बहुत सारी टर्म्स जो पिछले लगभग 6 महीने में ही जो चल रही है ना, वही मिलेंगी। मतलब मेरा कहने का मतलब समझिए कि आपको 2 साल का करंट अफेयर्स करने की ज़रूरत नहीं है इस समय, है ना? मात्र 6 महीने की अगर आप केवल टर्म भी देख के आएँगे, तो 1-2 टर्म वहाँ से मिल जाएँगी। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। देखिए, बिग डेटा एनालिटिक्स यानी डेटा के एनालिसिस की बात होती है। ये तो एक टेक्निकल टूल है, यानी कि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसको एनालाइज करने की। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो यहाँ पे तो वर्चुअल की बात करा गया है कि एक नेटवर्क है जिसमें आप चीज़ आभासी वस्तु वर्चुअल पे आधारित संपत्ति का अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, क्रिप्टोग्राफी तो आपने पढ़ा ही है, तो डेटा, ये भी डेटा से रिलेटेड टेक्निक है ना? जिसमें हम सिक्योर्ड वे में डेटा को एक्सेस और कर सकते हैं। जैसे आपने ट्रू कॉलर पे देखा होगा, जिसमें क्या है ना, डिसेंट्रलाइज्ड डेटा को मैनेज करने की अप्रोच होती है ना? तो क्रिप्टोग्राफी या फिर ये प्राइवेसी के लिए बहुत सही होती है ये, कि ये भी नहीं होगा, है ना? अब बचे ये दोनों। अब जिनको कुछ नहीं आता वो इन दोनों में से सोच सकते हैं, है ना? कि वर्चुअल मैट्रिक्स है, ये मेटावर्स, है ना? और उस टाइम से काफ़ी न्यूज़ में भी चल रहा था कि मेटावर्स इस तरह की चीज़ है। मेटावर्स में क्या होता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है नहीं? यानी कि क्रिप्टोग्राफी भी आ जाता है और नॉन फंजिबल टोकन आपने सुना होगा, जिसमें संपत्ति के अधिकारों का भी प्रयोग करते हैं, और वर्चुअल मैट्रिक्स भी इसी का सबसेट है। यानी कि ये जो मेटावर्स है ना, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, मतलब, है ना? ये अगर सबसेट है तो ये एक सेट है। ठीक है? तो इसका आंसर होगा मेटावर्स। ठीक है? अब इसके बाद में इसका प्रयोग करते हैं, है ना? यहाँ थोड़ी ट्रिक अप्लाई करिएगा, है ना? इस क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, आरटीजी वाले में, विकिरण समस्थानिक ताप, है ना? विकिरण मतलब रेडियो एक्टिव से रिलेटेड है ना? और टेम्परेचर की बात कर रहा है ना? तो थर्मोन्यूक्लियर जनरेटर, है ना? तो ये जो होते हैं आरटीजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो, मान लो आपने ये नहीं पढ़ा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये देखते हैं। देखो, मैंने अभी तो थोड़ी देर बताया, जहाँ पे जब एग्जामिनर कुछ बताने के सेंस में हो रहा हो, है ना, पॉसिबिलिटी वाली चीज़ हो, वो सही होती है। एक बार अगर आप इस चीज़ को समझ गए
तो वो बहुत ईजी हो जाएगा ये, है ना। पॉसिबिलिटी वाली चीज़ हो, फैक्चुअल अगर हो तो वो गलत होता है ना। कहीं अगर ऐसा गुंजाइश हो जहाँ पे ट्रिक करा गया हो, है ना, जैसे लार्ज, है ना, स्मॉल, इस तरह के वर्ड यूज़ करे हुए जहाँ पे एक वर्ड को चेंज करके पूरा स्टेटमेंट चेंज हो सकता हो, तो ये स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ज़्यादातर गलत होते हैं। और वो मैंने अभी बताया, आपको अटेम्प्ट लेना है ना। तो अब ये देखिएगा कि आरटीजी का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑनबोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है ना। मैंने अभी बताया था थोड़ी बहुत, जहाँ टेलिंग के सेंस में यानी कि बताने के सेंस में कुछ स्टेटमेंट आ रहा हो, वहाँ फैक्ट नहीं हो, जनरल स्टेटमेंट हो, तो वो हमेशा सही होता है। इसको पढ़ के देखिए, इसको जैसे ये ऐसा लग रहा है जैसे एग्जामिनर बताने की कोशिश कर रहा है। आरटीजी का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑनबोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है, ठीक है। और ये थर्मोन्यूक्लियर है ना। ये विद्युत को जनरेट भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हो ही सकता है, पॉसिबिलिटी को भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों यूज हो रहा है, पॉसिबिलिटी, और कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट भी नहीं है कि यहाँ पे कुछ फैक्ट दे दिया हो, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले और बताया था कि 3 स्टेटमेंट इस तरह के हो जहाँ पे फैक्ट वगैरह किस तरह का यूज करा गया हो, तीनों में से तीनों के सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे आप अगर दिमाग लगाएं तो ये तो चला ही जाएगा, है ना। ऐसा होता है ज़्यादातर जनरली, अगर आपको अटेम्प्ट लेना है ना, ये करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति ज़्यादा दिमाग लगाता है ना, कई बार उसका नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। तो उसके बाद में ये जो है चला जाएगा तीसरा वाला, हाँ मतलब ये तीनों वाला, क्योंकि लगभग इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं, उनमें से सारे सही होने के चांसेस लगभग 10% होते हैं कि सारे सही हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन पे हम 90% की ओर जाएंगे ना, जहाँ पे ज़्यादा सही होने के चांसेस हो, ठीक है। इसके बाद में इसमें जो है, मैंने अभी थोड़ा सा बोला कि जहाँ पे भी फैक्ट यूज़ हुआ है ना, वो गलत होता है। जहाँ पे ये वर्ड इस तरह की यूज़ हो, आई हम आगे भी देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस में आएंगे कि इस तरह के वर्ड यूज़ कर रखे हो, लार्ज, है ना, लॉन्ग, है ना, लॉन्ग, इस तरह के, तो वो केचिंग होते हैं। वहाँ पे जरा सा ट्रिक किया जाता है लार्ज स्मॉल करके, और ये फैक्चुअल स्टेटमेंट भी है, यानी कि ये वाला, है ना। तो लघु विखंडन रिएक्टर है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है फैक्चुअल में आएगा और गलत हो जाएगा। और अगर इसे ये अगर आपको नहीं भी पता है तो आप ये वाला पढ़िए, आरटीजी में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है, मतलब यानी कि पॉसिबिलिटी है ना। और ये हमेशा उपोत्पाद वाले जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर सही होते हैं। आपने दूसरे सब्जेक्ट में एनवायरनमेंट में भी इस तरह के जो क्वेश्चन है देखेंगे कि जो उपोत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट वाले जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर सही होते हैं। तो आपको ये वाला जो स्टेटमेंट है सही हो जाता है। यहाँ पॉसिबिलिटी भी यूज़ करी गई है और जनरल स्टेटमेंट है, और ये बताने के सेंस में भी यूज़ करा गया है ना। जैसे कि कुछ कहना चाह रहे हो, एग्जामिनर कुछ आप पूछ नहीं रहा, बता रहा हो, उस सेंस में आप लैंग्वेज को अगर बार बार पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे। तो ये दोनों सही हो जाएंगे और ये गलत हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ओनली 2 and 3B, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है अगला वाला, मैंने अभी थोड़ी देर बताया, जहाँ आपको कि कंपैरिजन होता है वहाँ पे गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लगभग हो ही जाते हैं। अब इन दोनों क्वेश्चंस में देखो कि बहुत सारे कॉमन तारों की तुलना है, कंपैरिजन हो गया, तुलना करी गई, में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहता है, ठीक है, एक कंपैरिजन, ठीक है। इसके बाद बामन तारों की तुलना में बृहद तारों में नाभिकीय अभिक्रियाओं की उच्चतर दर होती, यानी कि दोनों में कंपैरिजन किया गया। अब स्टेटमेंट अपन पढ़ते हैं। कथन 1 और 2 सही है, कथन 1 और कथन दोनों सही है। मैंने अभी बताया जहाँ कंपैरिजन होता है वहाँ गलत तो होते ही, तो ऐसा कोई ना कोई तो गलत होगा ही इन दोनों में से, है ना। तो कथन 1 कथन दोनों सही है, तो यानी कि मतलब ये दोनों तो सही नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में कथन 1 सही है, 2 सही नहीं है, कथन 1 सही नहीं है और 2 सही है ना। और दूसरी चीज, आप अभी दोनों बचे हैं, अब इनमें से आप 50-50 आराम से इजीली कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से जाइएगा, ठीक है। तो ये या ये इन दोनों में से एक तो गलत होगा, एक सही होगा, ये तो हमें पक्का पता चल गया यहाँ पे कि अगर एक सही है तो दूसरा नहीं होगा, और दूसरा सही है तो पहला नहीं होगा, है ना। यह 50-50 कर लीजिएगा, ये तो इजीली है ना। और इस तरह की चीज़ें जो है, या मतलब एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप इस तरह के फैक्ट को याद करके इस तरह के कि अधिक समय तक कौन रहता है कौन नहीं रहता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें बामन तारों की तुलना में बृहद तारों में नाभिकीय अभिक्रियाओं की दर उच्चतर होती है। ये जनरल साइंस का एक फैक्ट है ना, जिसको जो लगभग सभी को पता होना चाहिए। ये एक्सपेक्ट करा जाता है, इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करी जाती ना। तो इसमें आंसर आ जाएगा कि कथन 1 सही नहीं है और दूसरा सही है ना। तो 50-50 तो आप
मेरी ट्रिक से आप इसको जो है सही कर ही सकते हैं, मतलब 50-50 कि 2 पे आ ही जाएँगे क्योंकि दोनों कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स है ना? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगर इसमें देखें तो निम्नलिखित में से कौन-सा जो है मानव शरीर में संश्लेषित होता है ना? मानव शरीर में बनता है, जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि ये वैसे तो फैक्चुअल स्टेटमेंट है, आपने अगर लूसेंट पढ़ा होगा तो जनरल साइंस क्वेश्चन है, तो ये डायरेक्टली इफेक्ट मिल जाता है, तो इसका आंसर तो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना? अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि यहाँ कहीं न कहीं ऑक्साइड ऑक्साइड और इस तरह की चीज़ों का यूज़ करा गया है ना? अब ये देखते हैं नाइट्रोजन, तो ये तो पॉल्यूटेंट है ना? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना? तो ये तो होगा नहीं क्योंकि पॉलीथीन तो हमारी बॉडी बनाएगी नहीं। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, ये लाफिंग गैस होती है ना? अगर ये अगर बॉडी में अगर ये विस्तारित करता है तो काफ़ी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं जो आप नॉर्मली एलिमिनेट कर सकते थे, है ना? ये लाफिंग गैस है, एनेस्थेटिक पर्पज़ के लिए इसका यूज़ करा जाता है। तो ये तो आपको जनरल साइंस के फैक्ट हैं जो आप अब इन दोनों में जाना है आपको, है ना? तो नॉर्मल सी चीज़ है ये, पेंटॉक्साइड भी नहीं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड है जो हमारी बॉडी बनाती है, तो इन जनरल साइंस का फैक्ट है। नाइट्रिक ऑक्साइड है और नाइट्रोजन का और जो है हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो हाँ, हमने पहले भी देखा था, जो हमने जो 1-2 लेक्चर डिस्कस करे थे इसके पहले साइंस के, उसमें नाइट्रोजन, तो नाइट्रिक ऑक्साइड इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं जो रडार है ना? मैंने अभी बोला था कि कोई अगर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में है तो उसके जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं सही होते हैं, यानी कि अगर उसके व्यापक यूज़ की बात होती है वो ज़्यादातर सही होता है। तो जो रडार है ये भी मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ अभी देखा, चाइना पाकिस्तान युद्ध हुआ उसमें भी काफ़ी रडारों का जो है यूज़ करा गया था, है ना? काफ़ी चीज़ों को मतलब जानकारी लेने के लिए, उसके बाद में जो है वहाँ अब एयरवेज़ पे अटैक करे गए। तो इस तरह की चीज़ों का तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है ना? तो इसमें क्या होता है कि इसके जब भी किसी भी टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस की बात करी जाती है, तो हमें बहुत वाइड लेवल पे सोचना होता है कि क्या-क्या हो सकता है ना? तो पॉसिबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो देखते हैं अपन इस पे एप्लीकेशंस कि क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। तो विमानपत्तनों व विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक पदार्थों नारकोटिक्स की पहचान, ठीक है। कोई भी स्कैनर के मतलब रडार के थ्रू स्कैन तो करा ही जा सकता है। वर्षण का मॉनिटरिंग ये भी ईज़ी है ना? पशुओं के प्रवास को नज़र रखना, हाँ, कहाँ जा रही है ट्रैकिंग तो ईज़िली मतलब इसका यूज़ इसीलिए किया जाता है। अभी देखता पाकिस्तान में कितने जो हमने अटैक किए थे, उसमें काफ़ी रडार्स का यूज़ करा गया ट्रैकिंग के लिए। तो वो ये तीनों नॉर्मल है ना? यहाँ पे तो कि नारकोटिक्स की पहचान स्कैन करके, है ना? वर्षण का मॉनिटरिंग और तो ये तीनों ही इसका जो है यूज़ में आ जाएगा 5 का, ठीक है? तो 5th का तीनों हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, एक तो कौन-सी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू हैं? एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है कि 5th जनरेशन थैकिन। आपने देखा होगा एमआईजी जो है वो तो काफ़ी पुराना है, आजकल तो हमारी जो एमआईजी है कहीं भी मतलब गिर जाते हैं। आपने सुना होगा कि एमआईजी प्लेन 29 मिग-29 क्रैश हो गया, है ना? तो ये भी नहीं है। राफ़ेल हमने काफ़ी टाइम पहले खरीदा था, 5th जनरेशन अभी जो रिसेंट जो चल रही है वो 5th जनरेशन है ना? तो ये राफ़ेल तो हमने काफ़ी 2019-20 से इसकी डील की बात कर रहे थे, ये भी काफ़ी पुराना है ना? तो तेजस जो है MK1 ये भी काफ़ी पुराना है, तो तीनों 5th जनरेशन के नहीं है ना, 4 प्लस के हैं ये। तो जो हो 4 या 4 प्लस के जो तीनों हैं, 5th जनरेशन मतलब जो रिसेंटली 1-2 ईयर्स में जो डेवलप हुए हैं, ठीक है? इसमें तो आपने देखा होगा कि तो काफ़ी जो हमारा एचएएल और डीआरडीओ मिलके काफ़ी टाइम से इसको डेवलप कर रहे हैं, तेजस को, ठीक है? तो ये तीनों नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं, ये तीनों फैक्चुअल भी है ना? तो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? गलत होते हैं, आपको जनरेशन वगैरह कुछ पूछी जाए, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं, लेकिन कई लोग 2 पे भी चले गए थे उस टाइम पे, है ना? तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ ना, राफ़ेल 2019-20 के आसपास से हम इसको प्रोक्योर करने में लगे हुए हैं, है ना? तो इस पे काफ़ी बहस भी चल रही है, डिबेट, तो इसीलिए न्यूज़ में थे, इसीलिए पूछे गए। ठीक है, एमआईजी तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, इसको तो मतलब कितने क्रेज़ होते हैं आजकल। हमें 29 की तो कितनी न्यूज़ आती है कि कोई कोई पायलट खत्म हो जाता है इसके चक्कर में या कई सारी, है ना? तो ये तीनों जो है इनमें से कोई नहीं। फिर इसके बाद में अगर हाइड्रोजलों को देखिए, यहाँ का फिर एप्लीकेशंस आ गई है। मैंने अभी बोला ना कि पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस सब का सभी जगह जो है नहीं, बहुत इनकी पॉसिबिलिटी साइंस में जहाँ-जहाँ होती है संभावनाएँ, वो लगभग-लगभग सही होते हैं। ठीक है? तो इनमें से निम्न किन में हाइड्रोजलों का प्रयोग होता है? रोगियों में, या ये देखिए हमें एग्ज़ामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचना है ना? तो हाइड्रोजलों का प्रयोग तो रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी, ठीक है?
अगर मान लो अगर एग्जामिनर गलत दे देता है और कहीं भी अगर यूज़ करता हुआ अगर पाया गया तो वो सही हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, तो एग्जामिनर इस तरह की चीज़ों में जो है ना एकदम श्योरिटी के साथ सही ही देता है ताकि गलत ना हो, है ना। कि अगर मान लो अगर आपने जाके बोल दिया कि आप एग्जामिनर ने गलत दे दिया कि रोगियों में नहीं हो सकता है, और आपने कहीं दिखा दिया कि हाइड्रोजल यहाँ देखो हाइड्रोजेल का यूज़ हो रहा है ना। हाइड्रोजेल तो कहीं नॉर्मल सी चीज़ एक जेल होती है, जेल तो कहीं भी जो वाटर टाइप की जो जेल होती है उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी बिल्कुल हो सकता है ना। चल वातानुकूलित प्रणाली वहाँ भी हो सकता है। औद्योगिक स्नेहकों का विरेचन, है ना। तो एप्लीकेशंस वाली चीज़ें जो है ज़्यादातर सही होती है, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट्स सही हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ना फैक्ट है ना कुछ है, किसी चीज़ की एप्लीकेशंस की बात की कि हाइड्रोजन को हम कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, है ना। सभी में हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लेवल पे। इतना बड़े उद्योग है, क्या औद्योगिक स्नेहकों में क्या हाइड्रोजन यूज़ नहीं हो रही होगी, है ना। वातानुकूलित प्रणाली कहाँ हर चीज़ में लगा हुआ है, चाहे एसी कहाँ नहीं लगा आजकल, तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का यूज़ तो होता ही है उसमें भी, है ना। अगर थोड़े भी लेवल पे हो गया होगा तो तीनों जो है एप्लीकेशंस की सही हो जाएंगी। तो अगर आपको नहीं भी आता तो आप एप्लीकेशन भी आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि आजकल इतना ब्रॉड एप्लीकेशंस है चीज़ों की, कहीं ना कहीं तो यूज़ होता ही होगा। इसमें तो इतना याद करने की तो चीज़ है ही नहीं कि आपको ये एकदम एक एक चीज़ पढ़ के जाएंगे कि हाइड्रोजन कहाँ कहाँ यूज़ होता है ना। तो एप्लीकेशंस वाली चीज़ें तीनों सही हो जाएंगी, तो इसका स्टेटमेंट्स सेवंथ का जो है डी हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है। हाइड्रोजन का यूज़ करा गया है, ऑक्सीजन कहीं भी मिल जाएगी, बस आ गया आंसर। इसमें क्या है, तो इजीली सी चीज़ है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चलित फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का, ये तो मैंने देखते ही सही कर दिया था जब मैंने दिया था बहुत इजीली। तो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, मेम्ब्रेन की बात करी गई है ना, बायोरिएक्टर तो मेम्ब्रेन, तो निम्न किसमें से किसके संदर्भ में की जाती है, तो प्रजनन प्रौद्योगिकी है। और प्रजनन प्रौद्योगिकी में मेम्ब्रेन का यूज़ कर दी क्या करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। वॉज द डिलीवरी नैनो प्रौद्योगिकियाँ, डिलीवरी में मेम्ब्रेन का क्या छान का यूज़ करेंगे क्या, है ना। तो मेम्ब्रेन क्या होती है, कोई परत होती है, मतलब एक झिल्ली टाइप की, जिसका यूज़ प्योरीफाई करने के लिए किया जाता है। क्या रिवर्स ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन का यूज़ होता है, आरओ सिस्टम में, है ना। क्या है अपसिस जल प्रौद्योगिकी, कुछ नहीं है, ईजी था। फिर इसके बाद में इस तरह से सोचना है आपको कि जो जो बर्ड्स दिए होंगे ना उनको कैच करना है ना। तो जिससे हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O बन गया, जलवाष्प निकलेगा, ना कि ऑक्सीजन निकलेगा। नहीं तो इसको हम बहुत सारी ऑक्सीजन बना लेंगे, तो ये तो ऐसा थोड़ी। फिर इसके बाद में तो इसीलिए जलवाष्प होगा। इसके बाद मेम्ब्रेन का यूज़ करें, मेम्ब्रेन मतलब फिल्टर करना, हमने देखा है मेम्ब्रेन का काम यही होता है, चाहे हमारी कोशिकाओं में मेम्ब्रेन हो तो भी इसीलिए यूज़ करते हैं। तो मेम्ब्रेन क्या है, फिल्टर करने के लिए यूज़ करा था। फिल्टर क्या करेंगे, वाटर को, अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी। देखिए अब 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ही वही आगे जो हमने अभी देखा है साइड में, ये वाला इसी टाइप का कैसे है कि बहुत ब्रॉड लेवल पे आप ये बोलो, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, मैंने अभी से समझाया था। क्या एग्जामिनर हर जगह जा जाके देख रहा है हाइड्रोजन का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो इस तरह की चीजें तभी देता है जब उसको पता होता है कि हाँ हो रहा है ना। यही मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ब्रॉड एप्लीकेशन होते हैं, है ना। इसी तरह इसमें भी देखिए, है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे यूज यहाँ पे भी करेंगे अभी अपन। किस तरह से कि कुछ सूक्ष्म जी, एक तो पॉसिबिलिटी आ गई, है ना। यहाँ भी पॉसिबिलिटी ही थी कि हर जगह कहीं ना कहीं तो यूज हो ही रहा होगा हाइड्रोजन का, है ना। इसी तरह से तो कुछ सूक्ष्म जीव, कुछ यानी कि सम जल के कथानांक के ऊपर तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। अब ये बताओ कि लाखों अरबों सूक्ष्म जीव है, क्या एग्जामिनर एक एक सूक्ष्म जीव को जाके देख रहा है क्या, नहीं। तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी होगी तभी उसने दिया है, तो इसका मतलब ये सही होगा। कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक के नीचे वाले तापमान में पनप सकते हैं, बिल्कुल पनप सकते होंगे। अगर आपको नहीं भी पता है कि आप पनपते हैं कि नहीं पनपते तो भी सही करिए, क्योंकि इतने अरबों खरबों जीव है, क्या नहीं। कई सारे हमने देखते हैं चांद वांद पे इतना कम टेम्परेचर होता है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं मतलब लाइफ के सिग्नल से ढूंढते रहते हैं। तो क्यों ढूंढते हैं, जब अगर मतलब इतना कम टेम्परेचर है वहाँ तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना। इवन जैसे आपने देखा होगा कि जो पोलर इलाके हैं वहाँ पे जो वायरस बैक्टीरियाज की काफ़ी वो चलता है कि वो इनएक्टिव हो सकते हैं, पर होंगे, पनप तो सकते ही हैं, है ना। कुछ सूक्ष्म जीव 3 से कम पीएच वाले अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। ये तो नहीं बोला कि सारे सूक्ष्म जीव, तो वो एक्सट्रीम हो जाता अगर इस तरह से। लेकिन कुछ की बात करी गई है तो बिल्कुल तीनों सही होंगे, सभी थी, है ना। तो इसमें जो है आंसर आएगा सी। इसके बारे में हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है।
है ना, वही बताने के सेंस में आ रहा है कि भैया ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसमें हमें ज़्यादा बहस नहीं करनी उसकी कि नहीं हो सकता, है ना। तो मैंने बोला पॉजिटिव सेंस में जो जो आएंगे वो स्टेटमेंट सही होंगे, तो ये सही हो गया। इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही है। इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं यहाँ पे भी जाऊँगा, तीनों सही होंगे मेरे ख्याल से तो। हाँ ना? तो सेकंड वाले का जो आंसर जो है, मैं तो तीनों पे जाऊँगा, सभी 3 ठीक। तो इसका आंसर यही है ना? अच्छा, देख लीजिएगा एक बार और। तो तीनों है ना? इसके बाद में बॉल बेचिया पद्धति, ये काफ़ी न्यूज़ में था। मैंने फिर से बताया कि पिछले 6-7 महीने का जो है अगर आप करके जाएँगे तो उसी की में से आ जाएगा। ये टेक्निकल टर्म थी बॉल बेचिया पद्धति, कभी-कभी समाचारों में जो यूज़ होती है वो किससे रिलेटेड है? मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार के लिए, है ना? ये डिसीज़ेज़ के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। इसके पहले भी जो है ACE2 हम नीचे देखेंगे, ये एंजाइम था, न्यूज़ में था उस टाइम पे, वो पूछ लिया गया था, वो भी इसी से वायरस से इसके रिलेटेड था, ये विषाणु, है ना? तो उनके लिए उसी उसी के लिए तो मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना, है ना? और प्लास्टिकों का उत्पादन करना, देखिए ज़्यादा जहाँ एक्सप्लेन करें ना, मैंने बोला है कि जहाँ पे यूपीएससी इस तरह की चीज़ें बोलते हैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती, और जो गलत स्टेटमेंट्स होते हैं ना, वो आप कन्विंस करने के लिए ज़्यादा एक्सप्लेन करती है, ये भी याद रखिएगा। तो जहाँ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो ना, तो अगर आपको कोई नहीं आ रहा हो, तो आप एक्सप्लेनेशन वाली स्टेटमेंट्स को तो हमेशा मतलब जो है बचिए उससे। जैसे यहाँ पे से, शस्य से संबंधित प्रकार नहीं बनाना, कुछ ना कुछ बना रहा है, यहाँ भी उत्पादन कर रहा है, तो एक जैसे स्टेटमेंट है ना, कि ये कर रहा है, ये बना रहा है, यहाँ पे भी उत्पादन कर रहा है। जैव रूप बायोचार का उत्पादन करना है, यहाँ भी उत्पादन किया, लेकिन यहाँ पे नियंत्रित करना, ये थोड़ा डिफरेंट स्टेटमेंट था, आप इसके साथ जा सकते हैं अगर नहीं आता है तो, ठीक है। और इसके बाद में जो है एरियल मेटाजेनोमिक्स, तो एरियल मेटाजीनोमिक्स, जीनोमिक्स मैंने आपको पढ़ाया था, जेनेटिक्स से संबंधित है। जेनेटिक्स का काम क्या होता है? जीन्स, आनुवंशिक चीज़ों को स्टोर करना, इन्फॉर्मेशन लेना, ये सब चीज़ों का इनका काम होता है। एरियल मतलब हवा से, वायु से संबंधित कुछ बात कर रहा है, वायु। मैं बोला ना पहले, अब जो वर्ड दिया हुआ उसको थोड़ा सा ट्रिक करिए पहले दिमाग में। एरियल का मतलब क्या हो सकता है? वायु हो सकता है, हवा हो सकती है ना। मेटाजीनोमिक्स मतलब सूक्ष्म लेवल पे आनुवंशिकी की कर रहा है, सूक्ष्म लेवल पर मेटाजीनोमिक्स आनुवंशिकी की बात कर रहा है। तो अब इससे रिलेटेड थोड़ा स्टेटमेंट्स पढ़ के देखते हैं। मैंने भी बोला एक दो चीज़ें और, जहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन करें, मतलब वो आपको थोड़ा सा जहाँ से मिल रहा है ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वो तब देता है आप कन्विंस करना होता है कि आदमी ये गलत कर जाए, है ना। तो एक्सप्लेनेशन वगैरह से ज़्यादा बचिएगा। तो देखिए दैट, मतलब किसी पर्यावरण वायु, वायु आया है यहाँ, यहाँ भी वायु का यूज़ करा गया। डीएनए, अभी जीनोमिक्स की बात करी, मतलब आनुवंशिकी, डीएनए, ठीक है, कहीं ना कहीं ये दोनों वर्ड इससे मिले हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्रित करना, ठीक है। किसी पर्यावरण की पक्षी जाति आनुवंशिकी रचना को फिर समझना, है ना। यहाँ पे पक्षी इसलिए दे दिया ताकि आपको थोड़ा सा ना ट्रिक करा दे, क्या पर्यावरण केवल पक्षियों की ही ले सकते हैं, मतलब एरियल का मतलब ये है कि केवल पक्षियों की ले सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लिमिट कर दिया है। मतलब इसकी भी ली जा सकती है, लेकिन केवल इसी के लिए एरियल मेटाजेनोमिक्स यूज होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एरियल तो हवा से संबंधित बात कर रहा है, ठीक है। गतिशील प्राणियों में रुधिर प्रतिदर्श लेने के लिए वायु वाहित युक्तियों का प्रयोग करना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डीएनए की बात नहीं करी। आनुवांशिक की वर्ड तो था, लेकिन यहाँ पक्षियों पर लिमिट कर दिया। ये स्टेटमेंट सही हो सकता था अगर ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे तो आनुवांशिकी की बात ही नहीं करी, ठीक है। भूमितल जल निकाय से पादप जंतु एकत्रित करने के अगम क्षेत्रों में ड्रोन भेजना, ड्रोन की तो बात ही नहीं करी गई है, और ना इसमें आनुवांशिकी की बात करी है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये दोनों स्टेटमेंट जो है थोड़े क्लोज थे, ये ए और बी। तो ज़्यादातर लोग इसी में कंफ्यूज हो गए इनमें से, लेकिन ये पक्षी क्या हो, लिमिटेशन हो गई, ये केवल पक्षियों का थोड़ी ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं आवाज़, ठीक है। तो ये गलत हो गया, है ना। तो ये आपको इसके जो कीवर्ड्स है ना, इनको थोड़ा सा दिमाग में लाना है, उसको सोचना है, तो सही कर देना है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आ रही है, वायु भी आ रही है, डीएनए आ रहा है, ना कि किसी एक, है ना। पर्यावास भी है, यहाँ पे भी है ना। ये दोनों एक जैसे भी हैं। ये भी देखो, इन दोनों की जो लैंग्वेज है यहाँ, तो इनमें से कोई सा होगा। बस ये कि ये व्यापक ब्रॉड लेवल पे, मैंने जो अभी जो लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन में जो बताया था कि ये सेट है, ये सबसेट है, इसी तरह से ये जो है सेट है, ये सबसेट है। ये छोटे लेवल पे बात करी, ये बड़े लेवल पे, ये काफ़ी बड़े लेवल पे है ना। सभी जरूरी केवल पक्षियों का ले सकते हैं, सभी का ले सकते हैं, तो ये ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, वही बात करिए, है ना। तो डीएनए की बात करिए,
ठीक है। फिर और साथ में क्या है, इन्होंने किसकी बात करी, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वही डीएनए क्या करता है, आनुवंशिकी जानकारी। और आनुवंशिकी आपने ऑप्शन में हम पढ़ेंगे, और अगर इस तरह से उस तरह के वर्ड अगर यूज करेगा जो मेज करता हो, है ना। माइक्रो माइक्रो मतलब वही सूक्ष्म लेवल पे, है ना, किसी चीज को समझना माइक्रो लेवल पे, है ना। सैटेलाइट, ठीक है, तो ये वर्ड यूज करेगा। मेन दो वर्ड है, माइक्रो और सैटेलाइट। डीएनए, माइक्रो डीएनए, डीएनए मतलब आनुवंशिकी। आनुवंशिकी मतलब एक दूसरे से हमें जीन्स जो माता पिता से हमें जो मिलते हैं, बच्चों पे जाते हैं, धीरे धीरे वो डेवलप होता है, तो ये ठीक है। तो माइक्रो निम्नलिखित में किससे रिलेटेड है ना, प्राणी जात की विभिन्न जाति के बीच विकास परक संबंधों का अध्ययन करना, है ना। प्राणी जात की विभिन्न जाति, यानी कि इन्होंने ब्रोक लेवल पे बात करी थी, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी में लेके चलते हैं। ठीक है, स्टेम कोशिकाओं को विविध प्रकारात्मक ऊतकों में रूपांतरित होने के लिए उद्दीपक करनी, तो स्टेम कोशिकाओं से रिलेटेड आ गया, इससे तो मतलब होगा ही नहीं इसका, है ना कहीं विकास परक संबंध दे रखा, मैंने अभी बताया ना कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं चीजें। तो आपने देखा होगा, मैंने जो लास्ट लेक्चर लिया था वो उसमें भी बताया था कि डीएनए में जब बच्चों में कुछ अच्छे डीएनए चले जाते हैं तो वो विकास होता जाता है ना, उसका और डेवलप, जैसे किसी की आंखें अच्छी हो गई, किसी के हेयर अच्छे हो गए। जब अगर पॉजिटिव वे में अगर जीन्स जो है अगर म्यूटेट करते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है, धीरे धीरे लेवल में उनका प्रभाव बड़ा अगर नहीं होता तो विकास को दर्शाते हैं वो। ठीक है ना, जैसे हमारे ही बोला जाता है कि हम बंदरों से धीरे धीरे प्राइमेट से इंसान बने हैं, तो ये जेनेटिक्स है ना। तो इसके बाद उद्यान कृषि पादप क्लोनिंग के लिए तो मैंने आपको बताया था, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर का यूज़ होता है, इसमें डीएनए कहाँ से आ गया, मतलब ये माइक्रोसेक्टेड डीएनए। ठीक है, तो ये भी गलत है। किस समस्या श्रृंखलावाद औसत परीक्षण औषधि की प्रभावती, ये भी गलत है ना। तो ये तीनों ये वो काफ़ी छोटे लेवल पे यूज़ करा गया है। तो मेन चीज़ है इसका जो यूज़ होता है विकास परक संबंधों का अध्ययन करने, कहीं ना कहीं डीएनए से रिलेटेड वर्ड अगर दिख रहा है तो केवल एक जगह दिख रहा है, विकास परक संबंधों का, और इसमें कोई फैक्ट भी नहीं है। इन्होंने कितने ज़्यादा एक्सप्लेन करा गया है, स्टेम कोशिकाएं, फैक्चुअल चीज़ें, है ना। इसको क्लोनी प्रसार को संवर्धित करना, है ना, यहाँ पे इन्होंने कुछ फैक्ट का यूज़ नहीं करा, इसकी नॉर्मल परिभाषा दे दी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जहाँ फैक्चुअल चीज़ें नहीं हो रही है यूज़, और नॉर्मल सी डेफिनेशन दे रखी है उसके साथ चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद में हम खाते हैं अगले क्वेश्चन पे। है ना, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कुछ प्रॉपरली प्रिंटेड नहीं है। पर ठीक है, सही होगा ना। तो इस क्वेश्चन को देखकर 6 क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इसमें ये देखा गया, ये पूछा गया कि जो है कार इनमें से जो है त्वरणमापी एक्सेलेरोमीटर के प्रकार की आवश्यकता है ना, वही चीज़ हो गई, कोई नई चीज़ है और उसका जो है एप्लीकेशंस की यहाँ पे इन्होंने बात कर ली है। ठीक है, तो इसमें से कार स्ट्रक्चर का जिसे एयरबैग लगभग तुरंत फेल जाते हैं, पता लगाना। ठीक है, एक्सेलरोमीटर से एयरबैग अगर तुरंत फेल जाते हैं उसका पता लगा सकता है ये, एक्सेलरोमीटर की टक्कर हुई है तो तुरंत एयरबैग फैला देगा। इसका लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने जैसे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, पता लगाना। ठीक है, स्मार्ट बुक के झुकाव का जिसे पोर्ट्रेट और लेंस के मोड के बीच प्रदर्शन घुमझर डिस्प्ले का पता लगाना। हाँ, मतलब तीनों फिर नॉर्मल जनरल स्टेटमेंट है, तो इसमें तो एप्लीकेशन की बात होती है तो ज़्यादातर सही होता है, तीनों सही हो जाएंगे इसमें तो। फिर इसके बाद में जो है पुनर्संचरण एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निस्यंदकों फायर फिल्टर की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जैव निस्यंदक बिना खाए हुए मत्स्य को हटाकर अपशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। ठीक है, नॉर्मल जनरल स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि बायो फिल्टर का काम ही होता है ना, फिल्टर करना चीज़ों को, तो ये वर्ड्स ही जा सकते हैं। बायो फिल्टर मतलब कुछ फिल्टर की बात कर रहे हैं, मतलब कि अपशिष्ट उपचार करते होंगे, तो पहला स्टेटमेंट तो जनरल है, सही है। जैव निस्यंदक मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, ये भी जनरल स्टेटमेंट में काउंट करूँगा क्योंकि बायो फिल्टर्स हैं, तो कुछ जैव निस्यंदक बायोलॉजिकल प्रोसेस का यूज़ करके कन्वर्जन तो कर ही सकते होंगे,
है ना, कुछ ऐसी इनके अंदर बैक्टीरिया या गट्स में ऐसी चीज़ें होती हों जो अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हों। आपने देखा हो कई सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो ये सब करते हैं, तो ये कहीं न कहीं इसको एक पॉसिबिलिटी में लेके चलते हैं। इसका देखते हैं, जैव निस्संदेह जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं, ठीक है? अब फास्फोरस कोई अपने आप तो आ नहीं जाएगी, है ना? और सेकंड चीज़ क्या होगा कि जब इस तरह का स्टेटमेंट आए, आप देखो कि दोनों फैक्चुअल है थोड़ा-थोड़ा, है ना? तो दोनों सही नहीं होते हैं, ज़्यादातर एक गलत होता है ना? क्योंकि और फिर इसके बाद में बढ़ाते हैं, इस तरह का स्टेटमेंट है ये भी यूज़ करा गया है, तो ज़रूरी थोड़ी है बढ़ा ही देंगे, है ना? तो ये कहीं न कहीं पॉसिबिलिटी को मतलब जो कुछ एक्सेजरेट करके बता रहा है कि पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और ये बहुत सारे सूक्ष्मजीव होते हैं जो कुछ ना कुछ तो मतलब जो है चेंज कर ही देते हैं, तो कोई ना कोई होते ऐसे होंगे ही जो कर देते होंगे, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट तो यानी कि 2 पे जाएँगे। और ये एक तो जनरल स्टेटमेंट था, ये दोनों थे। दोनों में से आप चाहो तो अगर नहीं भी आता है तो आप इस तरह से जा सकते हो कि दोनों में से एक सही होगा, एक गलत होगा। इस तरह के जो एक जैसे स्टेटमेंट्स होते हैं ना, तो आप केवल 2 पे आप जा सकते हो। फिर इसके बाद में जो है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है? ठीक है, इसमें पूरे युग्म के लिए रखे इन्होंने, ठीक है? इस स्टेटमेंट को आप कर लीजिएगा नॉर्मली अ, वही है ना? तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे तो, चैप्टर 2 जो 11th क्लास के एनसीईआरटी है, वहाँ ये मिल जाएगा। और इसके बाद ये देखिए, अगला देखते हैं 9 क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले ही कि कंपैरिजन स्टेटमेंट वाले जो है गलत होते हैं। मैं यहाँ केवल ट्रिक्स की बात करूँ ज़्यादातर। अगर आपको नहीं आता है तो उस केस में चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जहाँ तक हो आप अपने फैक्ट का, आपके नॉलेज का इस्तेमाल करो। नहीं आता है तो इन ट्रिक्स का यूज़ करना है ना? और कई बार मैं एक बात और बता दूँ आपको, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ज़्यादा वर्क करती है बजाय नॉलेज की, क्योंकि इतनी सारी स्टेटमेंट्स होती है, कहीं न कहीं आपका नॉलेज लिमिटेड होता है, उसकी वजह से कई बार आप इसके साथ जाते हो ना, तो ये आपको बल्कि धोखा दे देता है अगर आप श्योर नहीं हो तो। जब श्योर नहीं हो उस केस में इसके साथ जाइएगा, ठीक है? तो बैलिस्टिक मिसाइल पूरी तरह उड़ान में आधुनिक 4 प्रधार पर नोदित होती है, जबकि वही कंपैरिजन कर दिया ना, तुलना कर दी। क्रूज़ मिसाइल मैंने भी बताया, तुलना वाले स्टेटमेंट गलत होते हैं। अग्नि 5 क्रूज़ मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चालित अंतर्महाद्वीपीय मिसाइल है ना? तो आ गया आंसर डी। ये वही चीज़ यूज़ करी है, ऊपर भी मैंने बताया था एक, अभी मैं नीचे भी बताऊँगा, बहुत सारे मिलेंगे ऐसे, ठीक है? इसके बाद में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना? ओपन सोर्स मतलब जो कोई भी यूज़ कर सकता है, तो आरोग्य सेतु कोई भी यूज़ करता था, कोविन भी, डिजिलॉकर भी, दीक्षा भी, सब करते हैं, है ना? तो ये पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म्स है जिनका यूज़ कोई भी कर सकता है, ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित हैं। तो चारों होंगे इसका आंसर, ठीक है? इसके बाद में मैंने बताया था कि कोई भी टेक्नोलॉजी न्यू है ना? तो उसके जो है पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, यूज़र पर जो है एम्पावर करती है ना? अगर पॉजिटिव सेंस में अगर वर्ड यूज़ करे गए हैं पॉजिटिव सेंस में, तो वो क्या होते हैं, सही होते हैं। यही चीज़ें यहाँ पे भी लगाएँगे। वेब प्रौद्योगिकी व्यक्ति अब स्वयं का अवलोकन नियंत्रण कर सकते हैं, है ना? सकते हैं और एम्पावर कर रही है ना? पॉजिटिव सेंस में यूज़ करा गया है, तो ये सही हो जाएगा। वेब 3.0 जो है ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क है ना? ब्लॉकचेन का यूज़ करा जा रहा है आजकल 3.0 में, सही है ये भी, है ना? ये कि वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने के बजाय प्रयोगकर्ता द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है? और तो इस तरह के जनरल स्टेटमेंट आपको सही कर सकते हैं ना? और जिस जैसे परिचालित किया जाता है, बताने के सेंस में हो, उसमें कोई फैक्ट का यूज़ भी नहीं करा गया है। अगर फैक्चुअल यूज़ है और कंपैरेटिव है, या तो उस तरह के स्टेटमेंट गलत होते हैं, जनरल स्टेटमेंट्स है ना? ये आप कैसे पता चलेगा कि कौन-सा जनरल सामान्य है, कौन-सा फैक्चुअल है? आप जब बार-बार क्वेश्चंस को से पढ़ोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि जब वो लैंग्वेज आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी। फिर देखते हैं हम सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, है ना? सास प्रयोक्ता अंतरापृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर रहे हो, आपके आंकड़े आप बदल सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है ना? सास प्रयोग का अपनी चर प्रयोग चल युक्तियों के माध्यम से, समूह मोबाइल के माध्यम से आंकड़ों तक पहुँच में था। किसी से भी आप जीमेल वगैरह, हॉटमेल या आउटलुक या आप किसी भी चीज़ को अपने फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं, सही बात है ना? आउटलुक ये सब सास है ना? कौन याहू के पैसे लेता है? कोई नहीं लेता। जैसे जीमेल है, ऐसे याहू सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस दिए हुए हैं आपको, तो तीनों सही है, जनरल स्टेटमेंट्स थी। फिर प्रभावी कक्षीय मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको इन पे जाना है,
है ना। इन वर्ड पे मैंने ऊपर भी बताया था, जब एरियल मेटाजेनोमा एक्स और इनको करा था, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करा गया कक्षीय, मतलब कक्षा की जो बात करी गई, है ना। बमबारी यानी कि बॉम्बार्डमेंट, या मतलब इस तरह वो पूरा सिस्टम है ये, है ना। पूरे सिस्टम का यूज़ करा गया है बमबारी में, है ना। प्रणाली है एक, जो है ना। तो तो अभी देखिए नीचे की क्वेश्चन, जो इसको कौन सा परिभाषित करता है। अंतरिक्ष में अ- अतिध्वनिक मिसाइल का प्रमोशन पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए क्षुद्रग्रह का सामना कर उसका अंतरिक्ष में ही विस्फोटन के लिए, चलो एक आज ये मान लेते हैं, हो सकता है ना। आगे आते हैं फिर, इसको हमने अभी कंसिडरेशन में रखा है कि अभी दोबारा देखेंगे ना। कोई अंतरिक्ष यान अनेक कक्षीय गतियों के बाद किसी अन्य ग्रह पर उतरता है, यहाँ की कक्षीय ये वर्ड तो यूज हो रहा है, ठीक है। अन्य ग्रह पर उतरने के लिए बमबारी का इस्तेमाल क्यों करेंगे, ये तो गलत है, ठीक है। साफ 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 दिख रहा है कि गलत है। क्या कक्षीय गति की इस तरह से जाएगा और उस पर उतर जाएगा, इसमें बम्बार्डमेंट कहाँ से आ गया है। ये कहीं ना कहीं ये वर्ड मैच नहीं कर रहे हैं ना। कोई मिसाइल पृथ्वी के पार किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी चीज के लक्ष्य के ऊपर जो है उसको छोड़ा गया है ना। और मिसाइल की बात करिए, मिसाइल काम ये होता है बम्बार्डमेंट करना, तो कहीं ना कहीं हम इसके साथ में डबल कॉल के साथ जाएंगे कि हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना। इसका कोई अंतरिक्षण किसी धूमकेतु के साथ उसी चाल से चलते हुए उसके पृष्ठ पर समपरिक्षित स्थापित करता है, ये तो कोई जनरल स्टेटमेंट है ना। तो ये या तो ये होगा या ये होगा, है ना। अभी देखिए पूरे सिस्टम की बात करी गई है यहाँ, तो है ना। तो अंतरिक्ष में अतिधनिक मिसाइल का प्रमोशन पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए क्षुद्रग्रह का सामना कर उसका, तो यह कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ देखो पूरी सिस्टम की बात करी, ये तो कोई एक सिस्टम, इसके लिए सिस्टम की जरूरत थोड़ी है। कोई एक मिसाइल को जाकर टकरा दो, इसके लिए एक डार्ट मिशन यूज आपने सुना होगा, नासा का है, डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट, तो ये इसका यूज करा गया। तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा इसके क्लोज है। मिसाइल की बात करी है पृथ्वी पे, आपने इसके लिए सुना होगा ना, ऐसे एंटी सैटेलाइट सिस्टम, जिसमें यही काम करा जाता है आजकल। जो स्पेस वारफेयर है ना, उस संदर्भ में इस प्रणाली का यूज करा जाता है। स्पेस वारफेयर के काफी संदर्भ में ये यूज में होता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आप 50-50 तो कर ही सकते थे, और ज्यादा क्लोज अगर जाएंगे तो आप इसी के साथ जाएंगे, ठीक है। तो ये काफी इसके पूरी प्रणाली है जो लक्ष्य के ऊपर तक कक्षा को त्यागता है, ठीक है। अगर क्यूबिट, इस सभी को पता है क्वांटम से रिलेटेड है ना। 4 बिट, जैसे कि हम बाइनरी में 1 या 0 का यूज करते हैं, क्यूबिट और 1 0 दोनों एक साथ में यूज हो सकते हैं, तो ये क्वांटम होता है, ठीक है। ये तो इजी था। इसके बाद में आप देखिएगा कि लघु परास, मतलब छोटे लेवल पे जो प्रौद्योगिकी है ना, मतलब जो काफी कम क्लोज सर्किट में काम, मतलब काफी कम डिस्टेंस पे काम करती है ना। लघु परास युक्तियां प्रौद्योगिकियां कौन सी हैं इनमें से। तो देखिए यहाँ पे इस वर्ड से लघु से, तो क्लोज सर्किट है ना, निकट टेलीविजन सर्किट, क्लोज परिपथ, तो बिल्कुल सही है। काफी कम उसमें जो है ये बड़े नेटवर्क पे काम नहीं करती, छोटे लेवल पे करती है। इसके बाद रेडियो आवृत्ति, RFID टैग देखा होगा आपने, जो कई बार फास्टैग के लिए भी यूज करा जाता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये भी छोटे लेवल पे है ना, ज़्यादा लंबे उस पर कम्युनिकेट नहीं करती। बेतार वायरलेस सिस्टम भी छोटा होता है। तो सारी लघु युक्तियाँ हैं, है ना, लघु परास युक्तियाँ हैं छोटी। क्लोज सर्किट, इसमें तो क्लोज मतलब काफ़ी क्लोज परिपथ दिखा ही हुआ सर्किट क्लोज। इसके बाद रेडियो, RFID, बेतार, ये सब छोटे लेवल पे काम करती है, लघु परास है, वो तीनों है, ठीक है। उनके वर्ड में ही, मतलब उनके सेंटेंस में ही ये चीज़ें दी हुई है, कहीं ना कहीं ईजी था, ठीक है। इसके बाद जे परत, मैंने फिर बोल रहा हूँ कि जो है हमें कोई नई चीज होती है, उसके जो है काफी उसको मान के चलना होता है। इसकी एप्लीकेशन काफी ब्रॉड हो सकती है। सेम ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। इसमें जो है इस तरह की वर्ड्स यूज करे गए हैं ना। तो तो जे परत मतलब बायोफिल जो है क्या करती है, जे परत मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सीय अंतरूपों बन सकती है, ये पॉसिबिलिटी दर्शाता है, हो जाएगा, है ना। जे परत खाद्य पदार्थ प्रसन्न सतहों पर बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। जे परत प्रतिजैविक प्रतिरोध को दर्शा सकती है ना। तो जो है इसका स्टेटमेंट क्या होगा कि ठीक है। तो जे परत मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सीय अंतरों को बन सकती है, वो पॉसिबिलिटी है, बन सकती है बिल्कुल। जे परत खाद्य पदार्थ सतहों पर भी बन सकती है। जे परत प्रतिरोध दर्शा सकती है, सही है, तीनों चीज ही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। फिर इसके बाद में जो है प्रोबायोटिक्स की बात करिए, है ना। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या होते हैं, हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं प्रोबायोटिक्स। मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ क्या होता है।
कि जब भी हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो हमारे गट में कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब हेल्दी अच्छे बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक के लिए जाती है बैड बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो और जो उसके साथ में क्या होता है कि एंटीबायोटिक इसको भी खत्म कर देती है, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए हम प्रोबायोटिक्स लेते हैं, है ना। तो इसीलिए तो ये प्रोबायोटिक्स जो टेबलेट आती है वो लेते हैं ना। तो ये प्रोबायोटिक्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, है ना, नेचुरली पाए जाते हैं। मैंने भी दिखाया है कि अच्छे भी खत्म हो जाते हैं। तो प्रोबायोटिक जीवाणु यीस्ट दोनों के बने होते हैं, बिल्कुल यीस्ट और जीवाणु दोनों के बने होते हैं। दही वगैरह खाते हैं इसी के लिए खाते हैं, है ना। उसके बाद प्रवाही जीवों में प्रजातियों में जीव कहे जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते। ये एक तो निगेटिव सेंस में स्टेटमेंट्स यूज करा गया है ना। और जबकि गट में बैक्टीरिया होते हैं ना, कई सारे अच्छे अच्छे बैक्टीरिया जो हमें हमारी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, है ना, तो पाए जाते हैं नेचुरल रूप से। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। दुर्ग सरकार को पहचानने में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका स्टेटमेंट 1 और 3 हो जाएगा ना, कि नॉर्मल जनरल स्टेटमेंट एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा ये, है ना। फिर देखिए यहाँ पे कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में आया था। उस टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में थी, है ना। तो देखिए भारतीय सीरम संस्थान में ने एमआरएनए प्लेटफॉर्म का यूज़ करके सीरम इंस्टीट्यूट एमआरएनए प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके कोविशील्ड नामक वैक्सीन तैयार करी। तो वो 3-3 फैक्टर के सीरम, एमआरएनए, कोविशील्ड, ठीक है। और यहाँ पे कोवैक्सीन एक निष्कृत रोगजनक जीन वैक्सीन है ना, तो ये सही हो जाएगा। सी भी, है ना, जिसको किसने बनाया था, भारत बायोटेक ने। और इसके बाद स्पुतनिक 5 रोग रहित प्लेटफॉर्म रोग वाहक आधारित वेक्टर करके बनाई गई है, वेक्टर वैक्सीन थी। ये दोनों सही। इसमें 3-3 फैक्टर यूज़ करे गए। और मैंने बताया कि जब तक इस तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं जिनमें फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, उनमें से तीनों कभी सही नहीं होते हैं, एक ना एक गलत होता है। अब एक किसी को गलत करना है तो आपको उसको करना पड़ेगा जिसमें मैक्सिमम फैक्ट दिए गए हैं। यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट, एमआरएनए, और ये इतना मतलब कहीं न कहीं उसने आपको ट्रिक करा है। तो ये पहला वाला चला जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। फिर इसके बाद में जो है, कोई भी मुख्य सौर तूफान, मतलब जो सोलर प्लेयर्स होती है ना, उनकी बात करेंगे। पृथ्वी पर होता निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव होंगे। कुछ नहीं करना आपको, स्टेटमेंट्स को पढ़ दो, समझ में आ जाएगा अपने आप। जहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड यूज़ करा गया होगा वो गलत हो जाएगा। जीपीएस प्रणाली विफल हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही है, पॉसिबिलिटी है। तो विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामी आ सकती है, मतलब इतना हो जाएगा कि सोलर फ्लेयर आने पे सुनामी आ जाएगी, मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स का यूज़ करा गया है। दूसरा गया, आंसर आ गया, ठीक है। 1 2 1 3 4 5वां भी देख लूँ, है ना। दावा आ गया, मतलब फॉरेस्ट फायर वाइल्ड लेवल पे लग सकती है, ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है ना। तो कहीं ना कहीं आंसर आ गया सी। फिर इसके बाद में टी कोशिकाएं, बी कोशिकाओं की बात। तो ये उस टाइम पे न्यूज़ में था, 5-6 महीने के अंतराल में कार टी सेल्स हरे थे, उस टाइम पे न्यूज़ में था। ये मैंने आपको उसमें भी बताया था, इसके पहले जो लेक्चर आए थे देखकर रिवाइज करा था उसमें, कि कार टी सेल मतलब कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। टी सेल्स क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था टी सेल्स किससे रिलेटेड होती है। तो टी सेल्स जो होती हैं हमारे जो WBC होती है उसी का एक पार्ट होती है ना, लिम्फोसाइट्स वगैरह जो होते हैं उसी का। तो ये क्या होती है, हमें इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करती है, ठीक है। तो ये प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करती है। तो ये आसान हो जाएगा। दर्द वगैरह इसके लिए तो इसका स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं, है ना। इसके बाद में शरीर को रोगों से बचाती है ना। ये तो एलर्जी के लिए थोड़ी, एलर्जनों के लिए भी यूज़ नहीं होती, है ना। तो इम्यून सिस्टम को जो है वो प्रमोट करती है। तो आंसर हो जाएगा इसका तीसरा। इसके बाद में नैनो पार्टिकल, देखो यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई है कि फिर से मतलब जो पॉसिबिलिटी वाली चीज़ आ गई है ना। ज़्यादातर चीज़ों में वही चीज़ें यूज़ हो रही है, बार बार वही स्टेटमेंट, उसी तरह की क्वेश्चन फ्रेमिंग हो रहे हैं हर साल। परा सूक्ष्मकण नैनो पार्टिकल मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। मतलब कितनी बड़ी बात कर दी कि प्रकृति में ही अस्तित्व में नहीं है। जैसे एग्जामिनर पूरी प्रकृति को छान छान के आया हो, तो इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि हो सकते हैं कि होंगे और होते ही हैं, है ना। कुछ धात्विक ऑक्साइडों के पराक्षण कण 16 प्रसाधन प्रणाली के काम आते हैं। मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी रहेगी कि प्रसाधन प्रणाली में भी ये जो है कुछ ऑक्साइड, जो ये जो टाइटेनियम के जो होते हैं वो आते हैं काम में, है ना। सूक्ष्म ऑक्साइड कैसे आते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे हमारी सनस्क्रीन होती है उसमें टाइटेनियम मतलब नैनो पार्टिकल यूज़ होता है ना। तो ये कहीं ना कहीं सही है।
कुछ वाणिज्यिक यहाँ पे भी वही दोनों जगह सम यानी कि कुछ का यानी कि पॉसिबिलिटी का यूज़ करा गया, कुछ सबकी तो बात नहीं करी गई ना। तो वाणिज्यिक उत्पाद फलस्वरूप जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्य के लिए असुरक्षित है, बिल्कुल। सूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं उसको जब नैनो पार्टिकल्स असुरक्षित मतलब असुरक्षित होते हैं मनुष्य के लिए दोनों, यानी कि पहला गया। अब 2-3 में छाँटना है, डी आंसर आ गया इसका, ठीक है। इसके बाद डीएनए बार कोडिंग, वही फिर से वही चीज़ आ गई है जो हमने ऊपर दिन बात करी है। डीएनए किससे रिलेटेड होता है? डीएनए हमारी आनुवांशिकी से रिलेटेड है, हमारे विकास से रिलेटेड आनुवांशिकी। अब कुछ वर्ड इनमें जो है अब हमेशा हमेशा के लिए बना लीजिए, आनुवांशिकी, है ना? हमारे विकास के लिए, हमारे माता पिता का पता लगाने के लिए, हाँ, हमारे रोगों का इलाज करने के लिए, इस तरह की चीज़ों में जो है डीएनए यूज़, है ना? तो आनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है। तो ये जो कुछ जो बात देखा आपने, देखा डीएनए कितनी बार यूज़ हो रहा है, हर साल यूज़ हो रहा है। मतलब आप डीएनए की से रिलेटेड बेसिक चीज़ों को पढ़ जाओगे, डीएनए करता क्या है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं वहाँ पे, है ना? तो मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ इसमें। हम कभी जब साइंस एंड टेक को डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से मैं बताऊँगा इन चीज़ों के बारे में। तो देखो, तो डीएनए का काम अभी मैंने क्या-क्या बताया, तो उसी से देखते हैं कि किसी पादप पे प्राणी की आयु का आकलन करने, मतलब आपके पापा से जीन आप में आ गया, इससे जीन इसमें आ गया, मतलब एक ही जीन बार-बार हो रहा है, तो क्या जीन का आयु का पता लग रहा है क्या? कि कौन-सी आयु हो गई? वो तो एक ही जीन है। तो कहीं न कहीं ये नहीं, ये आयु के लिए यूज़ नहीं होता है ना? समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता, हाँ, जेनेटिक्स का यूज़ होता है कि ये जीन से इसका पता लगा लिया कि ये प्रजाति इससे रिलेटेड है नहीं, क्योंकि बहुत सारी प्रजातियों में क्या होते हैं, एक जैसे जीन्स होते हैं, है ना? उससे हम पता लगा सकते हैं। आपने देखा होगा, है ना? और एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जैसे कि एन डी तिवारी काफ़ी फेमस पॉलिटिशियन थे, तो उनके जो बेटे थे वो शेखर करके, रोहित शेखर ऐसे कुछ नाम था उनका। तो वो क्या है, कोर्ट ने आदेश दिए, ये क्लेम कर रहे थे कि मेरे पिता ही मानने के लिए तैयार नहीं थे स्टार्टिंग में। तो रोहित शेखर ने क्लेम करा, फिर इन्होंने क्या है जेनेटिक्स का मतलब दोनों के डीएनए से पता लगाया कि, तो पता चला कि एन डी तिवारी ही उनके पापा थे। फिर बाद में उन्होंने तो फिर दोबारा शादी भी करी उनकी मम्मी से। तो इस तरह से तो एक जो है आपस में जो प्रजातियों के बीच में भिन्नता भी बता सकता है ना? तो ये सब चीज़ें इसमें काम आती है ना? इसके बाद में हमने यही देखा, सेम चीज़ आई थी कैरियर जीनोमिक्स, और फिर इसके बाद में मीटाजेनोमिक्स जो टर्म यूज़ होती है, वहाँ पे भी प्रजातियों के बीच भिन्नता, ये सेम चीज़ देखो रिपीट हुई है 2000 उसके क्वेश्चन, है ना? 24 के क्वेश्चन में, 23वें क्वेश्चन में। तो कितना ईज़ी मतलब ये चीज़ें हैं। इसका प्रसंस्कृत पाठ्यपुस्तक अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए, हाँ, जीन्स के थ्रू पता कर सकते हैं कि ये इससे रिलेटेड नहीं है ना? हमने देखा था कि कहीं मतलब कुछ मिक्स कर दिया कुछ दूसरी चीज़ को, है ना? नकली मछली है कि असली है, इसका पता चल जाता है। हमने जो लेक्चर डिस्कस करा था उसमें भी करा था, तो ये दोनों सही हो जाएँगे, ये गलत हो जाएगा। तो पहला चला गया था, क्योंकि पहला तो आयु का पता थोड़ी लगता है इससे। फिर इसके बाद में 3 या 2-3 बचे, तो दूसरा तो ईज़ी था। तो दूसरा अगर तीसरा नहीं भी आ रहा होता तो भी आप दूसरे के साथ जा रहे थे, तो यही बार आंसर आता, इतना ईज़ी था। इसके बाद में जो है जल किसी, अब 2021 का करते हैं, ठीक है? जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि क्यों घोल सकता है? ये ऊष्मा का सुचालक है ना? इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है। ये कोई घोलने का तरीका, ऊष्मा ज़्यादा है, गर्म तो तेल भी हो जाता है, तो क्या घोल देता है क्या? तो ये तो गलत है ना, ये सब चीज़ें। ठीक, इसके बाद में हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है ना? हाइड्रोजन मतलब ये ट्रिक करा है, लोगों को लगता है हाँ यार, हाँ एज के साथ वो मिल रहा है। तो ये एनसीईआरटी में भी दिया है कि इसकी डाइपोलर नेचर का होता है, इसलिए ये जो है जल अन्य किसी द्रव की अपेक्षा में अधिक पदार्थों को घोल सकता है, नॉर्मल था, ठीक है? इसकी और फिर इसके बाद आई कीचिंग वर्ड भी आप देखा करो, क्या क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आई कैच करते हैं, इंग्लिश में देख लिया करो। जैसे इसमें डाइपोलर वर्ड है ना, थोड़ा यूनिक दिख रहा था, तो कई बार वो स्टेटमेंट जो यूनिक से दिखते हैं ना, वो सही हो जाते हैं, है ना? नहीं आता तो उनके साथ जाओ। मैंने अभी बोला था 2 चीज़ें आपके पास, नॉलेज है और ट्रिक्स है। अगर नॉलेज पे श्योर नहीं हो तो इसके साथ जाना ज़्यादा बेटर है बजाय इसके। अगर आधा अधूरा, पूरा है तो फिर उसके साथ जाइए, है ना? ऐसे तो पूरा होगा तो फिर तो ये भी आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, बेसिक साइंस के में दिया हुआ है। बचपन में पढ़ते थे कि डाइपोलर नेचर, द्विध्रुवीय प्रकृति होता है, इसलिए भूल जाता है, ठीक है? लेकिन नहीं पढ़ा है तो आई कैचिंग था डाइपोलर वर्ड, इस पे आप जाइएगा, है ना? जैसे कि यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट अलग ही दिख रहा है, अलग-थलग, ये सब में अलग-अलग स्पेस दिए हुए हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, एक टॉयलेटरीज़ ऐसे करके, तितलोसान करके हम पढ़ेंगे, उसमें
वो कहीं न कहीं टी टी टॉयलेटरी से कहीं कहीं न कहीं मेच कर रहा था इंग्लिश में, है ना? तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं कि कई बार सही हो जाती है। बजाय है ना? ज़्यादा एक्सप्लेन इनमें कितना एक्सप्लेनेशन दे रखा है, मैंने अभी बोला था कि ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करता है ना, वो भी गलत होता है क्योंकि वो आपको कहीं न कहीं उलझाने की कोशिश कर रहा होता है ना? ऊष्मा का सुचालक है, ऊष्मा का मान उच्च होता है, ऊष्मा के इसमें भी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है, मतलब जैसे ऑप्शंस आ गए, ये तो गलत हो जाएँगे। हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है, अब आदमी कन्फ्यूज़ होता है इन दोनों में, लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्साइड होने से थोड़ी ना कुछ होता है कि हाइड्रोजन घोल देता है एसपी प्रकृति क्या होता है द्विध्रुवी बाइपोलर होता है, इसलिए। इसके बाद में अब ये देखते हैं सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियाँ, एलईडी। देखो आप पहले जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको थोड़ा-सा अपना माइंड समझना है, कि थोड़ा-सा दिमाग में लाना है कि सोडियम बत्ती क्या होती है? वो जो टेम्परेरी लट्टू आते थे ऐसे करके बल्ब, है ना? पीले कलर के जलते थे, उन्हीं को सोडियम लैंप्स बोलते हैं। जो हम अभी भी गाड़ियों में यूज़ होते हैं ना, इसमें इस तरह का कुछ आ जाता है जो फ्यूज़ हो जाते हैं ज़रा से में, है ना? वो होते हैं एलईडी, जो हम दिवाली वगैरह पे लाइट जलाते हैं या आजकल जो हम घर में जैसे व्हाइट लाइट जलाते हैं, है ना? तो वो सब एलईडी में आती है, ठीक है? तो हम देखते हैं कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट मिल जाएगा जो हमें ट्रिक कर जाएगा और हम उसको सॉल्व कर देंगे। देखिए, मान लो सोडियम बत्तियाँ प्रकाश 30-60 इतने में उत्पन्न करती है किंतु एलईडी में बत्तियों में ऐसा नहीं होता, ये कंपैरेटिव है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे कंपैरेटिव गलत हो जाएँगे क्योंकि अभी 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें देखना है कि कौन, क्योंकि ऐसे तो तीनों में कंपेयर करा गया है, तो हर जगह वो चीज़ नहीं लगानी है ना? तो इनमें से कोई ना कोई तो सही होगा, तीनों में कंपेयर करा गया है। तो यहाँ पे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो कंपैरिज़न वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं गलत होते हैं ज़्यादातर, लेकिन कहाँ गलत होते हैं ये आपको पढ़ने से समझ में आता है ना? यानी कि इसमें तीनों में कंपैरिज़न है तो हम इसे ऐसा तो नहीं कर देंगे ये तीनों गलत हो गए, है ना? तो यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ पर नहीं नीदर दे रखा होता और आपको नहीं आता तो बिल्कुल जाते उस पे, है ना? अगर यहाँ पे ऑप्शन 0 दे रखा होता इनमें से कोई नहीं, तो आप जा सकते थे। अब देखते हैं, और कंपैरिज़न है तो यहाँ में बहुत सारी गलत भी हो सकता है। तो सोडियम बत्ती 360 में उत्पन्न करती है, एलईडी में ऐसा नहीं होता, ठीक है? अभी हमें नहीं आ रहा है, हम आगे से पढ़ते हैं। सड़क की बत्तियों में एलईडी की बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अधिक होती है। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर बताया था, लार्ज, स्मॉल, अधिक, है ना? ज़्यादा, कम, इस तरह की चीज़ों में क्या ट्रिक करता है वो, है ना? अब आप खुद सोचो, ये जो बल्ब होते हैं, वो ज़रा से में ये फ्यूज़ उड़ जाता है, तो ख़त्म हो जाते हैं। इवन इनकी तो कंपनीज़ गारंटी भी नहीं देती सोडियम लैंप्स की, है ना? तो इनकी उपयोगिता अधिक अधिक कैसे हो जाएगी जिनकी गारंटी तक नहीं मिल रही, कभी भी फ्यूज़ हो जाते हैं, है ना? तो ये जनरल सी स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। जैसे 2 गया, ये और ये चले गए, या तो 1 3 सही होगा, ये सही होगा, ठीक है? यानी कि 2 पे चला गया सोडियम। अब ये देखना है कि 3 सही है कि नहीं, तो 3 तो है, 3 को तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है अगर ये चला गया तो। इसे पढ़ लेते हैं, सोडियम बत्ती की स्पेक्ट्रम एक वर्णीय होता है ना? जबकि एलईडी में इस प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधा प्रदान, सही बात है, कलर एडवांटेज होता है ना? एलईडी हम लाइट जलाते हैं दिवाली पे एलईडी बल्ब्स, तो उनमें कितनी सारी लाइट्स होती हैं, तो एलईडी बल्ब में कलर एडवांटेजेस होता है, उसमें तो वो पीला बल्ब आता है बस, है ना? तो कहीं न कहीं उसमें कलर एडवांटेज नहीं होता है। तो ये तो सही बात है, इसने एकदम सही बोली है। सोडियम बत्ती प्रकाश 360 में उत्पन्न कर सकती है। वो बल्ब ऐसा आता था, चारों तरफ लाइट फैला सा करता ना, इस तरह से। तो ये भी सही है क्योंकि 360 में उत्पन्न करती है किंतु एलईडी में ऐसा नहीं होता है, तो ये भी सही है। तो कहीं न कहीं तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा, ठीक है? फिर इसके बाद में हम ये देखते हैं अगला क्वेश्चन कि ACE2 पद का, ये भी उस टाइम करंट अफेयर्स में न्यूज़ था, एक एंजाइम होता है, ये फीमेल में ज़्यादा पाया जाता था। उस टाइम जून में ये न्यूज़ में था और अक्टूबर में पेपर हुआ था। तो ACE2 एंजाइम काफ़ी ज़्यादा आ रहा था कि फीमेल्स में उस टाइम पे क्या ना, कोविड जो है कम देखने को मिल रहा था। कोविड कि लड़कियां जो है या फिर फीमेल्स जो है वो कम हो रही थी, वो इसकी वजह से ACE2 एंजाइम उनमें देखने को मिलता है। तो ये किससे रिलेटेड होगा आप समझ लो, आनुवांशिकी नहीं, ये तो उस टाइम जो न्यूज़ वर्ड थी, देखो इसमें आप कोई ट्रिक वगैरह लगाना चाहे तो लगा सकता है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ एक्सट्रीम वर्ड ज़्यादा मतलब जैसे इसमें इस तरह के स्टेटमेंट ज़्यादातर अनुरूप पुनर्स्थापन जीन भारत के निजी पूरे विकास इस तरह से कुछ ना कुछ दे रखा है कि मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ों पर आप पढ़ के जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक? तो विषाणु जब रोगों के प्रसार से संबंधित था, तो ये बहुत ईज़ी था। इसके बाद में बायस्फेनॉल ए, मतलब जो बीपी है, बायस्फेनॉल ए है जो चिंता का कारण निर्मित करने से किस प्रकार के प्लास्टिक उत्पादन में घटक है ना? तो ये पॉलीकार्बोनेट, है ना? तो बायस्फेनॉल ए, तो ये थोड़ा पढ़ ले तो ज़्यादा ठीक है। बाकी इस तरह से जा सकते हैं कि भैया ये अलग काई कैचिंग दिख रहा है, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो वही मैंने जो फंडा दिखाया कि 3 में से इस तरह की चीज़ों को लगाओगे तो एक आधा का
सही हो गया और ये 3 गलत भी हो गए तो 0 आएंगे, है ना। अगर गलती से 2 सही हो गए 2 गलत हो गए तो फायदे में रहोगे, 3 सही हो गए और भी और 3 सही हो गए 1 ही गलत हुआ तो फिर और ज़्यादा फायदे में हो जाओगे। तो मेरे ख्याल से इन पे जाना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि इनको लीव कर दें, अगर कोई आई कैचिंग दिख रहा है और नहीं आ रहा है तो आई कैचिंग पे लगाओ, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसमें ट्रिक्लोसान के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है। ये देखिए, ये हिंदी में थोड़ा ना इस वर्ड को यहाँ ट्रिक्लोसान इस तरह से इस तरह से कुछ ना। और यहाँ प्रसाधन सामग्री इंग्लिश में वो वर्ड होता है टॉयलेटरी, है ना। बाकी सभी अलग अलग थे। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये ट्रिक कर रहा था, दोनों मैच कर रहे थे, तो इस तरह की चीज़ों पे जा सकते हो। यूपीएससी से देती है हर साल, एक से ना 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो वर्डिंग से मैच करते हैं, जो मैंने अभी भी दिखा है, कक्षा, है ना, बोम्बार्डमेंट, मिसाइल, इस तरह के वर्ड्स कहीं ना कहीं इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करती है। तो आप प्योर तुक्का ना मारे। जिस सर ने भी अभी बोला था कि कोई व्यक्ति प्योर तुक्का मारने की बोल रहा था, ए पे चले जाओ, तो इस तरह की चीज़ों को ना यूज़ करते हुए थोड़ा वर्डिंग पे जाए, ठीक है। इसके बाद में खगोलीय दूरी या प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है ना। तार के पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती है। हमने देखा गैलेक्सी फैल रही है, उनकी दूरियां अभी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे गैलेक्सी फैलती है वो फैलती है ना। अभी आपने देखा होगा कि तार के पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती। आप बताओ कि जो चंद्रमा है, जिस अर्थ है, सन के बीच की दूरी भी परिवर्तित होती रहती है, जैसे जैसे अलग अलग अक्ष बदलती है अर्थ, तो सन और अर्थ के बीच की दूरी बदल जाती है। मून की देखिए, एपीजी, अकोजी, पेरिजी, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, वो बदल जाती है, तो ये तो गलत है। गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता तार के पिंडों का, ऐसा भी नहीं है, सभी का गुरुत्वाकर्षण एक जैसा थोड़ी होता है, पृथ्वी का अलग है, चंद्रमा का अलग है, तो ये भी गलत है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, तो अगर सीधी रेखा में यात्रा करता तो जो ग्रेविटेशनल वेव्स है वो अपना काम कैसे करती, ये भी गलत है। तो प्रकाश की गति सदैव एक समान रहती है, ये तो हम लोग का हमने हमेशा पढ़ा है। एनसीईआरटी जो 12th की जो 11th क्लास के एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है, प्रकाश की गति जो बताई गई है, उसमें पूरा डेटा लिखा हुआ है कि प्रकाश कितनी स्पीड से जाता है। हमेशा प्रकाश जो है सूरज से 8 मिनट का ही समय क्यों लेता है, क्योंकि उसकी गति एक समान होती है, ठीक है, इसलिए। फिर पुनः संयोजित रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन निम्न संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन वैक्सीनों के विकास में आनुवांशिक का प्रयोग किया जाता है। वही कॉमन जनरल स्टेटमेंट है कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग, इसका मतलब ये है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का, कि आप आनुवांशिक का यूज करके जो वैक्सीन बनाते हैं उसी को रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। इसका डिस्कशन हमने जनरल साइंस में करा था, तो इतनी एक्सपेक्ट तो करा जाता है कि आप नॉर्मल चीजें आप पढ़ के आए होंगे, है ना। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है, जनरल स्टेटमेंट है। जीवाणु विषाणु पर रूप वाहते, ये भी मैंने पढ़ाया था, है ना, उसी में कि किसी का वेक्टर्स के रूप में जीवाणु का और विषाणु का बैक्टीरिया और वायरस दोनों का यूज कर सकते हैं। जनरल सी बातें है ना, लाइव का नहीं करेंगे, उनको एटीन्यूएट करके कर लेंगे या कुछ भी, दोनों सही है। जनरल स्टेटमेंट जनरल साइंस का क्वेश्चन था। ये देखो, ये भी मैंने पढ़ा है, अनुवांशिक रोग माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज होती है। माइटोकॉन्ड्रियल में पता है ना कि क्या होता है, कि जो मदर होती है उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया क्षतिग्रस्त होता है, तो इसका जो न्यूक्लियर है उसको निकाल लिया जाता है। फिर ये डोनर सेल होता है, इसका भी न्यूक्लियर निकाल लिया जाता है, डोनर, है ना। फिर इसका जो न्यूक्लियर निकाला है इसको इसमें डाल दिया, उसको फर्टिलाइज करवा के इसमें इम्फान कर दिया, तो इस तरह से इसमें जन्म दिया जाता है बच्चों को। तो माइक्रो तो अंडों के अंतर पात निषेचन या तो पहले या बाद में इन विट्रो चिकित्सा द्वारा माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट सूत्र कणिका प्रतिस्थापन से प्रतिस्थापन पिता से संतान को, है ना, ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज रोगों में जाने से रोका जा सकता है। बिल्कुल इसीलिए यूज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेसमेंट ही कर दिया था ना इसमें। इसके बाद में किसी संतान में सूत्रकणिका रोग आनुवांशिक रूप से पूर्णतः माता से माना जाता है, ना कि पिता से। भी सही है, माता का माइटोकॉन्ड्रिया क्षतिग्रस्त होता है इसीलिए होता है, तो ये दोनों सही है, स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएंगे इसके ना। 8th का ये देखिए, जनरल साइंस के इनमें ट्रिक्स व्रिक्स का यूज नहीं करे तो अच्छा होगा, ये तो पढ़ के जाएं। आपसे इतना एक्सपेक्ट करा जाता है कि आपको ये सब चीज़ें आप पहले से ही आती हों, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। तो इसके बाद में ये भी जनरल सी है ना, बॉलगार्ड 1 बॉलगार्ड 2 प्रौद्योगिकी का उपयोग संदर्भ में किया जा सकता है ना। तो देखो, बॉल गार्ड ये दोनों, ये पिंक बॉल वॉर्म वगैरह आपने पढ़ा होगा, जो कॉटन में कीट लगता है उससे रिलेटेड है ये बॉल वॉर्म, है ना। तो ये उस कीट से रिलेटेड है, तो यानी कि कहीं ना कहीं फसलों को उससे रिलेटेड था ये। तो इसमें देखो, फसलों का क्लोनिंग के लिए इसका यूज नहीं करा था, फ्रोजन न्यूक्लियर ट्रांसफर वगैरह कहीं ना कहीं गलत है। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के विकास के लिए, ठीक है ना। पादपों की वृद्धि, पदार्थों का उत्पादन, जैव उर्वरकों का उत्पादन, तो जैव उर्वरकों का उत्पादन के लिए भी इसका यूज नहीं करा जाता।
है ना। तो इसके बाद में इसका यूज़ किस लिए करा जाता है, मैंने अभी बताया, कॉटन वगैरह के जो अनुवांशिक की फसलों के विकास, ताकि उनको कीटों से बचाया जा सके, इसके लिए इसका यूज़ करा जाता है। तो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों का पादपों का और फिर अगर अगले क्वेश्चन पे जाए तो किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित से किस पे निर्भर होता है ना। ढक्कन का छिद्र का क्षेत्रफल, इससे क्या फर्क पड़ेगा भैया, ओके, है ना। तो जो है इनमें से किस पे निर्भर होता है ना, ठीक है, निर्भर करता है ये बताना है ना। तो छिद्र छिद्र का क्षेत्रफल, ज्वाला का तापमान, ढक्कन का भार, एक जैसे स्टेटमेंट ये थोड़ी कुछ पीडीएफ में गड़बड़ है ना। तो ढक्कन का भार ये एक ही है, मतलब ठीक है। तो ज्वाला का तापमान, ढक्कन का भार और छिद्र का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स मैंने बताया कि तीनों तो सही होते नहीं है ज़्यादा ज़्यादा। तो इस तरह की चीज़ों में क्या ना, कई बार ट्रिकी होते हैं, कब इनको लीव भी कर सकते हैं अगर नहीं आ रहा है, फालतू में नहीं जाए तो अच्छा होगा, ठीक है। इसमें तो आंसर जो है इसका जो है कौन सा होगा, ये 1 और 3, मतलब ज्वाला के तापमान से फर्क नहीं पड़ता कुकर से, तो है ना। ये काफ़ी मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चंस पर लीव करना सही रहेगा, एक आधा अगर छोड़ के देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद में जो है इनमें से उपयोग में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषण के माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, ठीक है। तो देख, जो आप पता है कि जो विषाणु यानी वायरस होते हैं उनका खुद का पूरा सेल नहीं होता है, उनके पास या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है ना। संश्लेषित करने के लिए क्या होता है, दोनों की जरूरत पड़ती है। तो इनमें से जो है विषाणु जो होते हैं उनको संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि उनके पास फुल चीज़ें, दोनों आरएनए डीएनए दोनों चीज़ें नहीं होती है, उनको किसी और होस्ट की तरह जरूरत पड़ती है। और जिनको किसी और होस्ट पर डिपेंड करना होता है उनको संश्लेषित करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसमें जो है आंसर होगा आपका कौन सा, ए, क्योंकि जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कवक इन दोनों के पास में होते हैं, इफ हाँ, तो ये नहीं होगा और ये दोनों हो जाएंगे। तो आंसर 30 का चला गया, आंसर आ गया ए, 11th वाले का, है ना, ए। इसके बाद हम आते हैं 12th क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई है, ठीक है। मैंने बोला था ना कंपेरेटिव स्टेटमेंट, तो एडिनो वायरस में एकल जीनो तंतु होते हैं जबकि रेट्रोवायरस में द्वि होते हैं, गया। इसके बाद में कभी कभी यानी कि समटाइम्स यानी कि पॉसिबिलिटी का यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने कहा था ना कि जब अगर दो कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स हो लेकिन कहीं अगर आप पॉसिबिलिटी का यूज़ हो गया, जैसे एक और स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी भी आ गई थी, तो वहाँ पर ने सही करा था। लेकिन जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं हो वहाँ आँख बंद करके गलत भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सही हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी यूज़ कर रहे करी गई है। हाँ, तो कभी कभी, वैसे हमेशा नहीं होता, कभी कभी एडिनो वायरस कारण होता है, तो इसमें आ जाएगा आंसर बी। तो इस 12th वाले का क्या आ जाएगा, आंसर बी। 13 को देखते हैं, प्राकृतिक मच्छर प्रतिकृषि तैयार करने के लिए है, प्राकृतिक मच्छर प्रतिकृषि तैयार करने के लिए किसका उपयोग, तो लेमन ग्रास था इसका आंसर, इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर आते 2020 के क्वेश्चन, है ना। ये देखो जी, ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन, जनरल साइंस का आपको पढ़ के जाना ही है। आप सेल साइंस केवल अगर बायोटेक का और बायोटेक और बायो का जो दो मैंने लेक्चर लिए, केवल इतना ही भी कर चाहे तो काफ़ी है मेरे ख्याल से। फिजिक्स में तो ट्रिक लगा के आ जाएंगे, अभी देखा आपने, है ना। तो भी चल जाएगा, केवल ये दोनों ही कर जाएं अगर अभी टाइम मिले तो 5-7 क्वेश्चन आपके 10 से 15 नंबर आराम से बन जाएंगे, 10 से 12 नंबर, 5-6 क्वेश्चन भी सही निकल गए तो। अब देखो, पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज, हमेशा बचपन से पढ़ते आए कि सेल्यूलोज होता है, इसीलिए आदमी पौधों को नहीं खाता है, जानवर खा जाते हैं घास वास को, क्योंकि उनमें सेल्यूलोज को पचाने की क्षमता होती है। तो सेल्यूलोज कोशिकाएं होती है, जबकि प्राणी में कुबेन नहीं होती, सेल्यूलोज नहीं होता प्राणियों में। ये बिल्कुल एकदम सही है स्टेटमेंट। पादप कोश तो पहला सही हो गया, अभी इसको करते रहते हैं साथ साथ में, पहला सही हो गया, है ना, तो ये चला जाएगा। फिर इसके बाद में पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, इसके प्लाज्मा झिल्ली तो सभी में होती है ना। परिपक्व पादप कोशिका में बृहत रसदानी होती है ना, मतलब लार्ज वैक्यूल्स, ये भी मैंने पढ़ाया था, लार्ज वैक्यूल्स होती है किसमें, पादप कोशिकाओं में, तो ये भी सही है। जबकि पुरानी कोशिकाओं में रसदानियाँ नहीं होती है ना, तो तीसरा भी सही है। तो पहला तीसरा है, या तो ये होगा ये होगा। और मैंने बताया कि अगर नहीं भी आता है तो आप इससे जा सकते हैं कि तीनों तो हमेशा सही नहीं होते, कोई ना कोई एक तो ट्रिक कर ही देता है, तो आंसर आ जाएगा सी, है ना। इसमें ये गलत है, दोनों में मेम्ब्रेन्स होती है, प्लाज्मा झिल्लियाँ, है ना, झिल्लियाँ, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। इसके बाद में अभी देखें तो मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में
प्रोकेंद्रिक स्थानांतरण प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर किससे दर्शाता है ना। अभी मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले न्यूक्लियर का ट्रांसफर करा था, किसमें था वो? मैंने कहा था ना, मदर का माइटोकॉन्ड्रिया क्षतिग्रस्त है, फिर इसके बाद में डोनर सेल देख लिया, एक सेल लिया, उसका न्यूक्लियर निकाल दिया, इसका न्यूक्लियर निकाल दिया, इसका न्यूक्लियर इसमें डाल दिया, ठीक क्या हुआ? प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर क्यों करा जा रहा? सूत्र कणी था, वो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज से लिए, तो आंसर आ गया डी। है कि नहीं इजी? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा डी। फिर निमोकोकल पॉक्स, मतलब सभी में कहीं ना कहीं अगर आपने बेसिक साइंस पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो इजीली सॉल्व हो रहा है, पता भी नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है इतना इजी क्वेश्चन। फिर इसके बाद में निमोकोकल वैक्सीन का क्या महत्व है? देखो इसमें भी कहीं ना कहीं 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, और कहीं ना कहीं तो कई लोगों को एक ऐसा हिंट मिल जाएगा जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, है ना। हिंट को देखते हैं। ये वैक्सीन न्यूमोनिया साथ ही तनिका शोज और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है, ठीक है, हो सकती है, अभी देखते हैं आगे। उन जैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है, मतलब निर्भरता कम कर रहे हैं, ठीक है। वैक्सीन का काम ही होता है कि हम औषधियों वगैरह पे जो है कम निर्भरता करें, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रहा है, जनरल है, ठीक है। तो दूसरा तो मुझे सही लग रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा जाते हैं कि इन दोनों में से कुछ होना चाहिए। तीसरा और देख लेते हैं जरा। इन वैक्सीन के कोई गौण यानी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, और ना ही ये वैक्सीन कोई, है ना, प्रत्युर्जता संबंधित अभिक्रिया एलर्जिक रिएक्शन करती है। क्या मतलब इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि कोई साइड इफेक्ट ही नहीं होगा, छोटे मोटे सर्दी खांसी बुखार कुछ तो हो ही सकता है ना, मतलब इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दिया कि कुछ भी नहीं होता, ये तो ही गलत है। तीसरा मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दिया ना उन्होंने, एक्सट्रीम लेवल पे जाके बात कर रहे हैं, कुछ तो हो ही सकता है। हमने कोविड की वैक्सीन लगवाई, कई लोगों को फीवर आ गया था, किसी को कुछ हो गया था, तो कहीं ना कहीं होते ही हैं वैक्सीन से साइड इफेक्ट, तो चाहे वो बड़े लेवल पे ना हो। तो ये दोनों चले गए, तीसरा वाला तो बचा 1 और 2, है ना। दूसरा तो मैंने बोला ना, ये कितना ये निर्भरता कम ही की जाती है, इसीलिए वैक्सीन लेते हैं ताकि हमें औषधियों पर कम डिपेंडेंट रहना पड़े, तो आंसर आ जाएगा बी। फिर आता है कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों को वाहकों के रूप में, अरे वो वेक्टर्स के रूप में यूज किया जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है वेक्टर्स के रूप। इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए, मतलब आपका कोई अंग खराब हो गया, क्षतिग्रस्त भाग हो गया, वहां पे रक्त नहीं पहुंच रहा है, तो कृत्रिम रक्त कोशिका के रूप में बनाया जा सकता है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, क्यों है? क्योंकि रक्त कोशिकाएं काफी नेचुरल तरीके से बनी होती है, ऐसे इतनी आसानी से कोशिकाओं का निर्माण नहीं करा जा सकता। अगर कोशिकाओं का अगर हम निर्माण करने में जिस दिन सक्षम हो गए, उस दिन तो हम बिल्कुल हूबहू एक इंसान ही बना देंगे। ये कहीं ना कहीं गलत है स्टेटमेंट को, काफी ज्यादा बड़े लेवल पर टेक्नोलॉजी की बात करी गई है ना। ये कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं है कि जिसको हम राइट कंसीडर कर लें। इसके बाद में इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है, ये सही है। कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल होती है, बिल्कुल कार्बन यानी कि कहीं ना कहीं वो बायोडिग्रेडेबल होती है कार्बन की चीजें, है ना। तो ये 3 स्टेटमेंट सही हैं, और चारों तो सही है ही नहीं, क्यों? क्योंकि पहले तीसरा चला गया तो भी आंसर आ जाता है। कौन कौन सा? 1 और 2 आएगा केवल इसका। तीसरा स्टेटमेंट काफी, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट्स को अगर आपको पढ़ना है ना, तो पूरा ध्यान से पढ़िए कि किस लेवल की वो बात कर रहा है, कितने लेवल की हाई की आप सेल्स को बना रहे हैं, वो भी ब्लड सेल्स को, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। इतनी तरक्की कर जाएंगे तो हम इंसानों को बनाने लग जाएंगे आने वाले टाइम में, है ना। तो कहीं ना कहीं इसका स्टेटमेंट फोर्थ वाले का जो है आंसर होगा खैन के इसमें गलत 1 3, और सॉरी ये नहीं होगा, इसमें एक दूसरा गलत था ना, सॉरी दूसरा गलत था, ये वाला मैंने गलत बताया, तो ये 1 3 और 4 आएगा इसको, ठीक है। ये स्टेटमेंट यहाँ दे नहीं रखा था, 1 3 और 4, ठीक है। तो ये चौथा भी सही था, बायोडिग्रेडेबल, ये भी सही था, और ए भी सही था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मिस्टेक है प्रिंट में, अब देख लीजिएगा इसको। फिर इसके बाद में 5 का क्वेश्चन है ना, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाभी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। हाँ, किसी में आनुवंशिक परिवर्तन हो ही सकता है कोशिकाओं में, तो ठीक है। जेनेटिक व्यक्ति के का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक घूर्णी अवस्था में संपादित किया जा सकता है, बिल्कुल। जीनोम को जर्म लाइन थेरेपी जिसको बोलते हैं, वो करी जा सकती है ना। ये भी बेसिक साइंस के क्वेश्चन है दोनों। इसके बाद में मानव प्रेरित शक्त स्टेम प्लूरिपोडिक कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है।
मतलब तीनों पॉसिबिलिटी को दर्शा रहे हैं, सकता है ना, तो तीनों सही, इसका डी आंसर हो जाएगा। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में किस कार्य को प्रभावी रूप, ये देखिए इसमें एक वर्ड यूज की, ये नहीं पूछा है कि किस कार्य कर सकती है, इन्होंने पूछा प्रभावी रूप में कर सकती है ना, मतलब बहुत अच्छे एफिशिएंट तरीके से कर सकती है। एफिशिएंट मतलब काफ़ी एक्सट्रीम वर्ड है ये अपने आप में, तो हमें ऐसा चीज़ देखा हो जो प्रभावी रूप से हो सकता है। तो रोगों का निदान, है ना, चलो पूरा शुरू से ही पढ़ते हैं। औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, है ना, ऐसा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है कि नहीं कर सकता है कि लाइट्स बंद कर दे, बिल्कुल कर सकता है प्रभावी रूप से। सार्थक लघु कहानी और गीतों की रचना करना, चलो आजकल इतना टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा होगा, सार्थक कर सकती है, पर इसको पॉसिबिलिटी में लेते हैं, ठीक है। फिर रोगों का निदान मतलब रोगों की पहचान करना, ये भी प्रभावी रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है, बहुत सारे उसको डेटा दे दिए तो बता देगी भैया आपको ये डिसीज है, इनके आना चाहिए, तो कभी कर सकती है। टेक्स्ट टू स्पीच मतलब इसको भी हम पॉसिबिलिटी में ले लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट टू स्पीच में परिवर्तन, ये तो बहुत आसानी से कर सकते हैं मुझे लगता है, क्योंकि टेक्स्ट दिया आपने और स्पीच में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो बहुत आसानी से इसको करा जा सकता है मेरे ख्याल से। तो उसके बाद विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण यानी वायरलेस ट्रांसफर, देखो ये सबसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि वायरलेस मतलब आपको लाइट को ट्रांसफर कर देगा वायरलेस, ये बहुत एक्सट्रीम है, अभी फिर आप प्रभावी रूप से इसको नहीं कर सकते हैं, है ना। आप सोचो ना कि आपके घर में लाइट आती है क्या बिना तार के, बेतार संरक्षण विद्युत ऊर्जा का नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, मोबाइल चार्ज आजकल हो जाता है, सब चीज़ें हो जाती है, लेकिन इतना एक्सट्रीम लेवल पे इतना इफेक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी नहीं हुआ, है ना। तो फिफ्थ स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन से देखते हैं इसको, फिफ्थ चला गया, फिर चला गया 1 3 4, यानी कि इन्होंने 1 3 और 4 दिए, कौन कौन से 1 3 और 4, यानी कि सार्थक लघु कहानियाँ भी जो अपने पॉसिबिलिटी में लिया को भी गलत है इसके अकॉर्डिंग, तो इस तरह से इसको आंसर कर सकते हैं एलिमिनेशन से, है ना। फिर ये देखो वही ट्रिक वाला क्वेश्चन आ गया, दृश्य प्रकाश संचारण, यानी कि मैंने सबसे पहले क्या बोलता हूँ इस तरह के क्वेश्चन में, इसको हाईलाइट करो, दृश्य यानी क्या, लाइट की बात कर रहा है, लाइट मतलब प्रकाश, दृश्य प्रकाश मतलब लाइट का बल्ब मान लो या इस तरह के उसकी चीज़ का यूज़ करके वीएलसी संचार मतलब कम्युनिकेट करना, यानी कि जैसे मान लो लाइट का बल्ब है ना, अब इसकी रोशनी जहाँ जा जाएगी वहाँ पे इस लाइट के बल्ब के थ्रू वाईफाई बना देना, या इसके थ्रू जो है इंटरनेट चलाना, इस तरह की कुछ ट्रांसफ़र करना, इसकी बात कर रहा है दृश्य प्रकाश संचार। तो ये होता है ना, जहाँ तक ये रोशनी जाएगी वहाँ तक वो काम करेगा। तो वीएलसी 375 से 780 वाली विद्युत को उपयोग करती है ना, विद्युतीय चुंबकीय स्पेक्ट्रमी तरंग दैर्ध्यों का यूज़ करती है। अब अपन को नहीं पता है होगा कि नहीं होगा, थोड़ा फैक्ट है, अपन इसको मान के चलते हैं कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अपन नहीं मान के चलते पहले, लेकिन ऐसा नहीं कि यहीं रुक जाना, भी देखना, ठीक है। इसको अपन मान के चलते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वीएलसी को दीर्घ परासी प्रकाशी बेतार संचार के रूप में, मतलब समझ रहे हो कि लॉन्ग रेंज में भी इसको ट्रांसफर करा जा सकता है। से ये बताओ, या लाइट का बल्ब एक कमरे में उजाला देगा कि पूरे संसार में दे देगा या पूरे शहर में दे देगा, कम जगह पे देगा ना, यानी कि कहीं ना कहीं लाइट की जो लिमिटेशंस होगी उतना ही इसमें संचार का उपयोग करा जा सकता है। तो इसका मतलब ये दीर्घ तो नहीं हो सकती है, कि हाँ उसने केच करा है कि दीर्घ, है ना। तो इसलिए बोलता हूँ मैं इन वर्ड्स पे जाओ, ये वर्ड्स आपको सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो यहाँ पे इसने केचिंग कर दिया कि दूसरा ज़्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ कैसे संचार कर देगा, क्योंकि लाइट का जितनी रेंज होगी अगर एक कमरे में होगी तो एक कमरे में, एक घर में होगी तो एक घर में, इससे ज़्यादा तो रेंज नहीं हो सकती, तो इतनी ही जगह पे ये करेगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि दीर्घ परासी बेतार मतलब बिना वायर के लॉन्ग रेंज अगर इसे ट्रांसफर कर सकता है, नहीं कर सकता, है ना। तो दूसरा चला जाएगा, तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा सी। अभी और भी देखते हैं, वीएलसी ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से, हाँ तेजी से तो बिल्कुल भेज सकता है लाइट के थ्रू, है ना। वीएलसी में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होता, हाँ ब्लूटूथ का यूज़ थोड़ी करते हैं, ये भी तो लाइट का यूज़ कर रहे हैं, ब्लूटूथ का यूज़ थोड़ी ना कर रहे हैं, तो ये भी सही है। तो कहीं ना कहीं तो तीसरा और चौथा भी सही है। तो तीसरा चौथा किसमें दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था तीसरा चौथा, है ना। तो अब देखिए इसमें पहला दिया हुआ इसमें, लेकिन अब यहाँ पे जो दूसरा चला गया तो भी आंसर ये आ रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दीर्घ पथ प्रकाशित तो नहीं हो सकता, क्योंकि लाइट तो की रेंज होगी लिमिटेशन। फिर भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो कोई भी कंप्यूटर वाला या नॉर्मल जो भी जिसने करा होगा, नॉर्मल टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी, तो पब्लिक की प्राइवेट की पढ़ाई होगा। ये किसके लिए यूज़ होता है, पब्लिक की प्राइवेट की, डिजिटल चीज़ों के लिए, कंप्यूटर के लिए होता है। तो ए आंसर आ जाएगा इसका, तो है ना। फिर इसके बाद में निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करो, और इसमें क्या पूछा है कि इनमें से ड्रोन से प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है, मतलब कि कौन सा सफलतापूर्वक जग सकता है, यानी किया गया, ये भी नहीं पूछा है, मतलब पॉसिबिलिटी किस किस की है,
तो खेत में फसल पर कीटनाशी छिड़कना, मतलब ड्रोन दीदी पड़ा होगा, इसी के लिए ट्रेन कर रहे हैं ताकि खेतों वगैरह में वो काम कर सकें, है ना। तो पहला तो सही है। सक्रिय ज्वालामुखों का निरीक्षण करना, हाँ ड्रोन भेज तो निरीक्षण कर लो। इसके बाद में डीएनए विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षण करती हुई व्हेलों के श्वास नमूने एकत्रित करना, हाँ श्वास के नमूने वो ड्रोन के थ्रू वहाँ एकत्रित कर लो। वो जैसे पानी लेके आए, एकदम व्हेल ऊपर आती है, पानी छिड़कती है, अपने मुंह में से निकालती है कई बार, तो उसको कलेक्ट कर लो, उससे कुछ ना कुछ डीएनए आपको मिल जाएगा। तो ये तीनों कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी है, आप इस तरह से इमेजिन करके चीज़ों को कर सकते हैं। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से डी आ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद में 10th क्वेश्चन देखते हैं। यह ऐसे प्रयोग के 3 अंतरिक्ष यानों को काम में ला सके एक संभावित त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है, या यानों के बीच लेजर, ये बर्ड सबसे मेन चीज़ है, इसीलिए इसको पढ़ना होता है स्टेटमेंट को, चमक रही होंगी। अब देखना, वॉयजर 2 होराइजन्स, यहाँ लेजर वर्ड यूज़ करा, लीजा 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 मतलब लेजर से रिलेटेड है, इसलिए इनमें लीजा वर्ड यूज़ करे गए, लेजर से रिलेटेड। तो लीजा, इन दोनों में से कोई एक होगा, आप 50-50 तो कर ही सकते हैं, है ना। तो अगर उस टाइम ये न्यूज़ में भी था, अगर आपने पढ़ा होगा, तो ये जो है इवोल्व वीज़ा की एक टेक्निक थी, तो इसमें जा सकते हैं आप, है ना, पाथ फाइंडर। और इसके बाद में इसमें एक चीज़ और जो यूज़ करी गई, संभव त्रिभुज आंखें उड़ान, जिससे प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होंगी, है ना। तो इवोल्व लीजा, है ना, इवोल्व मतलब चमकने से रिलेटेड है, ठीक है। और सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। अब यहाँ देखो इन्होंने क्या करा, मैंने ये पहले ट्रिक बताई थी कि कंपैरिजन हो, पॉजिटिव हो, है ना। तो कंपैरिजन वाले गलत होते हैं, पॉजिटिव हो सही होते हैं। इस टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन सेट करें नेगेटिव वे में, ये ऐसा नहीं कर सकती, ये ऐसा नहीं कर सकती। जिसे पॉसिबिलिटी वाले यानी कर सकती है, वो तो सही होते हैं, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी का उल्टा होगा कि कैन नॉट, तो वो गलत भी तो होंगे। केवल ऐसा तो है ही नहीं कि पॉसिबिलिटी सही होगी और मतलब नेगेटिव, मतलब जो नॉट पॉसिबल है वो सही हो जाएंगे, वो भी सही हो जाएंगे। तो नॉट पॉसिबल वाली चीज़ें क्या होगी, गलत होगी, जो पॉसिबिलिटी को लिमिट कर रही है। पॉसिबिलिटी वाली सही होती हैं साइंस में। तो सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है। सबमर्सिबल पंप, ऐसा क्यों है, सौर ऊर्जा मना करेगी कि मुझे, मतलब सबमर्सिबल पंप मुझसे मत चलाओ, ये तो गलत है ना। लाइट्स का यूज़, मतलब ऊर्जा को यूज़ तो कहीं भी करा जा सकता है, ये तो गलत हो जाएगा। तो आंसर ये गलत है। सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री पंपों के लिए चलाने के लिए हो सकता है, मतलब ये ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला, इसमें भी ये वाला सही था कि हो सकता है। लेकिन ये क्या होता है, पॉसिबिलिटी को खारिज कर रही है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो ओवरऑल स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा इसका गलत होने से। पिस्टन वाले पंपों के लिए नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मना करेगी का पिस्टन वाले पंप उससे मत चलाओ, तो ये गलत है ना दोनों स्टेटमेंट्स। तो दोनों स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएंगे। इसमें क्या करा उसने, यही करा कि पॉसिबिलिटी के साथ पॉसिबिलिटी को डिनाई कर दिया। तो जो हमें किसके साथ जाना है, ओवरऑल स्टेटमेंट पे जाना है, ना कि केवल, कहीं ना कहीं रीजनिंग यूज हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद में 2019 पे आते हैं, या लास्ट रहेगा, है ना। तो आरएनए इंटरफेस प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ लोगों की प्रेरित हासिल कर ली, क्यों, मतलब आरएनए का यूज़ क्यों करा जाता है, मैंने पढ़ा था जीन साइलेंसिंग के लिए। कुछ ऐसे जीन होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करके कुछ नई नई चीज़ें करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम जीन साइलेंसिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं, है ना। तो इसमें देखो कि यह जीन अनव्यक्तिकरण जीन साइलेंसिंग रोगोपचार में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है। तो पहला सही है कि ये चला गया, है ना। फिर इसे कैंसर चिकित्सा रोगोपचार के प्रयोग किया जा सकता है ना। तो बिल्कुल कैंसर के लिए आप क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं ना, कहीं ना कहीं कैंसर के उपचार के लिए कुछ ऐसे जीन जो कैंसर को मतलब प्रमोट करते हैं या बहुत बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं अगर उनको साइलेंस कर देंगे तो कैंसर का उपचार भी संभव है। तो इसके लिए मुझे लगता है दूसरा भी हो जाना चाहिए सही। तो पहला दूसरा दोनों सही है, तो पहला दूसरा इसमें है ना, आंसर ही आ गया वैसे तो, पहला दूसरा चौथा। हार्मोन प्रतिस्थापन रूप उपचार विकसित करने में प्रयुक्त किया, देखो हार्मोन रिप्लेसमेंट जो उसी तरह का है जो हम अभी बोला था ना, कृत्रिम रक्त कोशिकाओं, जिस दिन हार्मोन ही रिप्लेस हो गए तो आपकी बहुत सारे रोग, असाध्य बीमारियां सही हो जाएंगी। तो ये तो मतलब बहुत अभी तो फिलहाल इन इतने लेवल पर बायोटेक नहीं पहुंचा है ना कि हार्मोन को रोग इन सब के जरिए जो है करा जा सके। इसे इसी फसल पादप को उगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है जो विषाणु रोग जनकों के लिए प्रतिरोधी हो, है ना। ऐसे बहुत सारी फसलें अभी बनाई जा रही है जिनसे, जैसे कॉटन की फसल है उसमें भी जीन साइलेंसिंग का यूज़ करा गया था।
तो कहीं ना कहीं ये 1 2 4 जो कि जनरल है वो सही हो जाते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। तो आज समाचारों में आने वाला केस 9 प्रोटीन क्या है? क्रिस्पर एसोसिएटेड 9 क्रिस्पर टेक्नोलॉजी हमने पढ़ी है ना, जिससे हम कैंची सीजर यूज करते हैं मॉलिक्यूलर, तो वही ये कैंची के रूप में आणविक कैंची है ये तो मैंने पढ़ा है अभी, ये तो ईजी था। इसके बाद में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। देखिए यहाँ पे किस तरह से यूज किया गया कि भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जे प्रक्रिया को भारतीय पेटेंट कराया जा सकता है। बोल रहा है कि बीज बनाने की प्रक्रिया को पेटेंट कराया जा सकता है। या बोल रहा है पादप किसमें भारत में पेटेंट कराया जाने की पादप नहीं है, बीज को कर सकते हैं, पादप को नहीं कर सकते हैं। ये किसी बात हुई, मतलब दोनों कहीं ना कहीं विरोधाभासी है, या तो ये सही होगी या ये सही होगी, दोनों में से एक सही होगा, क्योंकि दोनों विरोधाभासी है एक दूसरे की। तो यानी कि 1 और 3 साथ में नहीं हो सकता है, 1 और 3, क्योंकि दोनों विरोधाभासी बातें कर रहे हैं, 1 और 3 साथ में नहीं हो सकते हैं, है ना। कि एक में कर रहा है कि कर सकते हैं पादप को पेटेंट, पादप और बीज में अंतर ही क्या रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर पादप को पेटेंट करवा लिया तो बीज भी हो गया फिर, तो क्योंकि उसके अंदर ही तो बीज होते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों विरोधाभासी 1 3 साथ में नहीं आएंगे, या तो 2 या 3 होगा या 3 होगा। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय भारत में बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड था, लेकिन अभी नहीं है ना। उस समय के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अब नहीं है, तो ये गलत है, था उस टाइम पे। तो दूसरा और तीसरा केवल है ना, केवल 3। लेकिन अभी अभी के केस में अभी ये जो है इस बोर्ड को हटा दिया गया है, शायद उसकी जगह कोई दूसरा कुछ बॉडी लेके आया जाए। फिर इसके बाद निम्नलिखित में किनका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है ना। उपग्रह चित्रों से सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है किनका मापन? वनस्पति, ठीक है, और चित्र ले लिए पता चल जाता है वेद का फॉरेस्ट एरिया इतने में फैला हुआ, सही बात है ना। कि वन पर्ण रही हरित अंश का, इसका किसी विशेष स्थान में धान के खेतों ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, ठीक है, आंकड़ों का यूज कर लो, उसके उसमें क्या है, ग्रीन हाउस गैस से रडार वडार का यूज करके किसी किसी स्थान का को भूपृष्ठ तापमान आज भी बताया जाता है, आपको पता होगा ना कि हम हम लिख देंगे अगर मतलब कि कहीं भी कि दिल्ली का अभी वेदर क्या है ना, दिल्ली का वेदर क्या है, या कहीं किसी मुंबई का वेदर क्या है, तो तापमान वगैरह आ जाता है, कितना तापमान है, वो कहाँ से आ रहा है, इन्हीं सब चीज़ें से आ रहा है, सुदूर संवेदी आंकड़ों से। तो कहीं ना कहीं तीनों चीज़ें सही हो जाएंगी, तो केवल 1 2 3 तीनों इसके सही हो। ठीक है। फिर ये देखो यहाँ भी वही कंपेरेटिव है ना, संचार प्रौद्योगिकियों के लिए में LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, वॉइस ओवर LTE के बीच में अंतर क्या है, या तो ये बताना है। ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं LTE को साधारणतः क्या होता है 3G के रूप में विपणित किया जाता है, तथा बोल्ट को उन्नत 3G के रूप में जो है विपणित किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं फैक्चुअल भी है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। और कंपेरेटिव भी है, मैंने बताया था ना कि उसको इस तरह से इसका कंपेयर कर दिया, वो कंपेरेटिव स्टेटमेंट है, गलत हो जाएगा। LTE डेटा ओनली तकनीक है, वॉइस ओवर LTE ये भी कहीं ना कहीं का कंपेरेटिव है, तो ये भी उस अगर टेक्निक से देखा जाए तो भी गलत हो रहा है। अब ये देखो वॉइस ओवर LTE मतलब LTE तो ऑलरेडी है, तो फिर इसमें ये क्या वो लिखा है कि ओनली तकनीक है वॉइस ओवर, मतलब वॉइस ओनली तकनीक है, ऐसा नहीं है। डेटा ओनली भी है और वॉइस ओनली दोनों का यूज़ होता है बोलते में, तो ये स्टेटमेंट इसलिए भी गलत है, और है ना। तो इस तरह से इन दोनों का यूज़ करा जाता है। ये दोनों एक कंपेरेटिव भी थी, उस हिसाब से भी आप ट्रिक पे जाएंगे तो दोनों को कंपैरिजन करा है, फैक्चुअल है, तो दोनों गलत हो जाएगी, है ना। देखना है अच्छा, डिटेल में नहीं पूछा जाता है कि आप एक एक टेक्निक को पढ़ के आए, कौन सी 3G है, कौन सी 4G है, दिन भर बैठ के रटते रहें, ये नहीं एक्सपेक्ट करती UPSC। फिर इसके बाद में मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी को संदर्भ में विचार कीजिए। देखिए संदर्भित वास्तविकता, तो इनको समझ लेते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब ये होता है कि जो आप रियल एनवायरनमेंट है ना उसी को बढ़ा चढ़ा के देखते हो, मतलब आपका जो रियल एनवायरनमेंट है ना उसी को और फैला के देखते हो, है ना। और वर्चुअल रियलिटी में होता है कि जो वर्चुअल मतलब जो रियल वर्ल्ड है उसको पूरे तरीके से हाईलाइट करके वर्चुअल चीज़ों में चले जाते हो, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इसमें रियल वर्ल्ड हाइड हो जाता है और इसमें रियल वर्ल्ड बना रहता है। यानी कि रियल वर्ल्ड को ही आप जिसकी मान लो ये गार्डन है या सूक्ष्म जीव चल रहे हैं, है ना, या कुछ भी चल रहे हैं, तो आप क्या कुछ ऐसे ग्लासेस पहन लोगे कि आपको ये जो है ना इसकी किसके आसपास की चीज़ें बहुत डिटेल में दिखेंगी, आसपास का एनवायरनमेंट गायब हो जाएगा, लेकिन ये भी तो रियल वर्ल्ड ही है ना, सूक्ष्म जीवों को आप देख रहे हो। कुछ ऐसे चश्मे लगा के आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो बनते हैं जैसे होटल, तो पहले एक मीटिंग रूम में एक बहुत पूरे होटल का नक्शा बनाया जाता है कि यहाँ पे हमारा पार्क होगा, यहाँ स्विमिंग पूल होगा,
यहाँ पे ये होगा वो होगा, पूरा बना लिया। तो कुछ ऐसे ग्लासेस आपने लगा लिए कि आपको ये कुछ नहीं दिखेगा और ये बहुत बड़े लेवल पे बढ़ चढ़ के दिखेगा, जैसे सच में होटल बन गया हो, ये इस तरह से। तो उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को बड़ा चढ़ा के देखना, है ना। तो संवर्धित वास्तविकता एक छद्म वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संसार पूरी तरह बहिष्कृत। छद्म थोड़ा थोड़ा तो होता है, लेकिन भौतिक संसार पूरी तरीके से नहीं होता है इसमें, है ना। जबकि वर्चुअल रियलिटी में हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। आभासी वास्तविकता में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेशों पर प्रक्षेपित होती है। देखो, इसने ये क्या करा कि ऑगमेंटेड रियलिटी तो यहाँ दे दिया कि वास्तविक जीवन की, उसमें वर्चुअल रियलिटी में, जिसमें, और उसकी डेफिनेशन दोनों की इसने क्या करा, एक्सचेंज कर दी। इसको उसमें डाल दिया, इसको उसमें डाल दिया, ठीक है। तो जो ये ऑगमेंटेड रियलिटी वाला ये वाला पार्ट था और वर्चुअल रियलिटी वाला ये वाला पार्ट था, ये एक और दो आपस में उन्होंने क्या करा कि मिक्स कर दिए। तो ये दोनों जो है एक और दो गलत हो जाएंगे। जहां जहां एक दो गए वहां या तो 4 बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में AR व्यक्ति को संसार में विद्वान रहने देता है। मैंने अभी बताया कि वही वास्तविक जीवन। तो जबकि स्मार्टफोन या PC कैमरे का उपयोग कर अनुभव उत्पन्न करता है, मतलब एक्स्ट्रा अनुभव दे देता है PC वगैरह स्मार्टफोन के थ्रू। ये देखो हम ऐसा होटल बना रहे हैं, मतलब चीजें तो वास्तविक ही हैं उसमें, है ना। वर्चुअल रियलिटी एकदम पृथक कर देता है और व्यक्ति को अलग अलग धरातल पर ले जाकर उसे निमग्नता का अनुभव करवाता है, बिल्कुल, है ना, 3D फिल्म्स के टाइप के। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, 3 और 4। इसका आंसर आ जाएगा बी, 6 वाली, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को आप समझ सकते हैं। इसके बाद में ये वो डिजिटल सिग्नेचर जो हम करते हैं, कई बार डिलीवरी बॉय भी मांग लेते हैं, या फिर आजकल जो हम पेन वगैरह कुछ भी वेरिफिकेशन करवाते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जिसे जारी करने वाले प्रमाण की प्राधिकारी की पहचान करता है। बिल्कुल सही बात है, उसी की पहचान करने के लिए यूज होता है। एक मिनट, फिर इसके बाद में एक मिनट, ये कहीं ना कहीं इसमें डाउट लग रहा है मुझे। प्रमाणन पहचान मतलब आइडेंटिटी के मतलब हिंदी में है ना, ये थोड़ा सा आइडेंटिटी के रूप में यूज़ नहीं होता है डिजिटल सिग्नेचर, नॉर्मल वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है भैया, है ना। तो ये मेरे ख्याल से गलत है, आइडेंटिटी के लिए सेंस में यूज़ करा है। प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करता है, आइडेंटिटी के लिए यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। इंटरनेट पर सूचनाएं सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अब आपका इंटरनेट या सर्वर की पहचान आप डिजिट सिग्नेचर करके वहाँ थोड़ी जाते हो, ये भी गलत है ना। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित कराई मूल अंश अपरिवर्तित। हाँ, ये केवल इतना चेक करता है कि आपको जो चीज़ें मिल रही है आप अपना सिग्नेचर करके वेरीफाई कर दो कि अपना मूल अंश जो है अपरिवर्तित रहे। तो ये कि इसके लिए यूज़ होता है। तो तीसरा अकेला सही हो, है ना। इसमें कोई आइडेंटिटी के लिए यूज़ नहीं होता है कि आपको आइडेंटिटी आपको आपकी चेक कर रहे हैं या कुछ भी, है ना। तो ये गलत हो जाएंगे। इसके बाद में हाल ही में वैज्ञानिकों पर पृथ्वी से अरबों वर्ष प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होल के विलय का प्रक्षेपण किया। इस संदर्भ में क्या महत्व, देखो ये तो कुछ नहीं है, उस टाइम न्यूज़ में था ब्लैक होल आए। ब्लैक होल से क्या होता है, गुरुत्वीय तरंगों का अपमान, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि कुछ भी चीज़ उसके अंदर समझ आती है। तो यही भी आंसर हो जाएगा 8वें का, ठीक है। ईजी था ये तो, ब्रेक होल का, तो इसी ने गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है ना। इसके बाद में फिर देखो वही आ गया अभिनव विकास, है ना, मतलब विकास की इसको दर्शाने के लिए, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले भी ये आया था DNA वाला सेक्शन। तो कहीं ना कहीं उसी तरह के क्वेश्चन बार बार DNA से रिपीट हो रहे हैं, इसलिए DNA की थोड़ी सी DNA के बारे में पढ़ जाए ताकि आप अपना लॉजिक जो है डेवलप हो सके वहाँ पे। DNA के बारे में थोड़ा पढ़ के जाए, बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो विभिन्न जातियों की कोशिकाओं के लिए DNA के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं, ठीक है। 9 लिखा, है ना। प्रयोगशाला में कृत्रिम कृत्रिम आर्टिफिशियल DNA नहीं, ये गलत है। जैसे DNA अगर आर्टिफिशियल बनते हैं तो मैंने वही बहुत एक्सट्रीम लेवल की बातें कर देते हैं, है ना। आर्टिफिशियल DNA बनाना कोई आसान थोड़ी है, मतलब कैसे बना लेंगे। फिर इसके बाद में किसी जंतु कोशिका से निकाले गए DNA के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत कराया जा सकता है, नहीं, कॉपी नहीं करा जा सकता। तो इससे रिलेटेड नहीं है, विकास के संबंध में, मतलब खंडों को जोड़कर प्रकारात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बारे में तो नॉर्मली आप पढ़ लें तो सही रहेगा। इसके बाद में 10th वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जीविक रोगजनकों बहुत औषध
प्रतिरोध उत्पन्न, मतलब वही है। इसमें किसका पूछा गया है? बहु औषध प्रतिरोध, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, है ना। एमडीआर के बारे में पूछा गया है। देखो एमडीआर क्या होता है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। जैसे आपको कोई बीमारी होती है, जैसे मान लो आपको कुछ इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया की वजह से, तो आप क्या लेते हो? एंटीबायोटिक लेते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या करती है? इस बैक्टीरिया को खत्म कर देती है, और ये एंटी बैक्टीरिया खत्म हो जाता है तो आप स्वस्थ हो जाते हो। लेकिन क्या होता है, एक ऐसा केस आता है कि आपने ये एंटीबायोटिक ली, काम नहीं कर रही है, ये बैक्टीरिया खत्म ही नहीं हो रहा है ना। फिर आपने दूसरे उसी टाइप की कोई दूसरी एंटीबायोटिक ली, है ना, सिर्फ पता चले वो भी काम नहीं कर रही है, तो भी बैक्टीरिया खत्म नहीं, आप सही नहीं हो पा रहे हो। फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सोचा समझ गया कि वो इस पर एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही है। तो फिर डॉक्टर को समझ में आया कि यार एक ऐसी एंटीबायोटिक देता हूँ जो शायद अभी तक इन्होंने यूज़ नहीं करी होगी, तो जो जिसका रेजिस्टेंस अभी क्रिएट नहीं हुआ वो काम कर जाएगी। तो उसने मान लो आपको कुछ ऐसी क्लानोवेट करके एक एंटीबायोटिक आती है जो जिसका असर लंबे तय समय तक रहता है, वो आपको दे दी, पोटेशियम क्लानोवेट से रिलेटेड। तो वो उसने जब असर करा तो आपका आपका ये बैक्टीरिया नष्ट हो गया, मतलब इस पर काम कर गई वो एंटीबायोटिक, तो आपका बैक्टीरिया नष्ट हुआ, आप स्वस्थ हो गए। लेकिन क्या होता है कि इसने भी काम नहीं करा, इस एंटीबायोटिक ने भी काम नहीं करा, तीसरी बार नहीं करा, तो 3 एंटीबायोटिक लिए आपने 2 काम नहीं करा, इसका मतलब है बोलते हैं इसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। ना इस ड्रग ने काम करा, मतलब ये रेजिस्टेंट था, ना इस ड्रग ने काम करा, ये भी रेजिस्टेंट था, तीसरे वाले ने जा करा, है ना। मतलब तो जो आपको मल्टीपल ड्रग क्या थे, रेजिस्टेंस क्रिएट कर गए, मतलब वो आपके शरीर में काम ही नहीं कर रहे हैं। ये क्यों होता है? जैसे क्या होता है कि आप बार बार, जैसे कि आपने बिना डॉक्टर की सलाह से आपको कुछ हो गया, आपने मेडिकल वाले के पास गए, भैया दवा दे दो मुझे, तो उसने आपको कुछ दवा दे दी, है ना, मेडिसिन दे दी, एंटीबायोटिक। आपने क्या करा कि 2 दिन उस एंटीबायोटिक को ले लिया, आपने आपकी फीवर वीवर चली गई, आपने क्या करा कि उसको खा ले 2 दिन तक, आप ठीक हो गए। तो आपने क्या करा कि 5 दिन का उसका कोर्स दिया था, आपने मान 2 दिन लिया, 3 दिन नहीं लिया, तो ये इस 2 दिन में ये बैक्टीरिया मान लो वीक हुआ था, मरा नहीं था, केवल वीक हो गया था, है ना, इनएक्टिव हो गया था थोड़ा सा। तो फिर जैसे ही आपने दवा बंद करी, फिर कुछ दिनों महीनों बाद फिर से एक्टिव हो गया। तो बार बार जब आप यही प्रोसेस करोगे, फिर 2 दिन ले लोगे या फिर बंद कर दोगे, तो ये बैक्टीरिया क्या होगा, ये रेजिस्टेंस क्रिएट करा जाएगा, जो एंटीबायोटिक आप बार बार ले रहे थे वो अब इस पर काम करना बंद कर देगी। इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस होना। ये क्यों होता है? आप ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हो, है ना, ज़्यादा बार बार दवाइयों का कम यूज़ करते हो, प्रॉपर दिन डॉक्टर की सलाह से नहीं लेते हो, तो इसमें जेनेटिक फैक्टर काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो कुछ व्यक्तियों में अनुवांशिकी पूर्ववर्ती जेनेटिक डिस्पोजिशन का होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जेनेटिक्स, है ना। रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की गलत खुराक लेना, मैंने अभी जब बताया कि मेडिकल वाले ने दिया था 5 दिन का कोर्स, डॉक्टर से आपने पूछा नहीं, आपने आधा अधूरा लिया, है ना। पशुधन फार्मिंग में इसका उपयोग करा जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो पशुओं में जो बैक्टीरिया होते हैं वो अगर आपको इन्फेक्ट करेंगे तो उनके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया, तो आपके अंदर भी कर लेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये चीज़ें कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, तो ये अगर इनका यूज़ करते हो तो आप कहीं ना कहीं, अब दूध आप पीते हो, उस एंटीबायोटिक का असर आपको बॉडी में भी जाएगा कहीं ना कहीं बहुत सारी, तो इसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वहाँ काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें होंगी, है ना। इसका कोई व्यक्ति चिरकालिक, तो कुछ लंबे समय से रोग होना, चिरकालिक रोग होना, इससे कोई फर्क इतना थोड़ी पड़ता है कि चिरकालिक रोग है इसलिए, है ना। वो तो दवाओं के गलत उपयोग से और इनसे होता है ना। तो 2 और 3 इसके आंसर हो जाएंगे, केवल दूसरा और तीसरा। फिर यहाँ पे फिर वही चीज़ आ गई, कौन सा कथन सही नहीं है ना। मैंने बताया था ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करे, एक जनरल स्टेटमेंट हो, फैक्चुअल हो, तो गलत होता है, ओवर एक्सप्लेन करे तो गलत होता है, इस तरह की चीज़ें जो है गलत होती है। तो इसको समझते हैं कि कौन सा सही नहीं है, मतलब जनरल स्टेटमेंट तो सही होंगे। तो यकृत शोथ विषाणु बी, मतलब वो लीवर जो होता है ना, हेपेटाइटिस बी विषाणु काफ़ी कुछ एचआईवी की तरह संचरित होता है। हाँ, हो सकता है, मतलब संचार में क्या है कि एक दूसरे को इन्फेक्ट करता है, तो बिल्कुल ब्लड के नमूनों से अगर आप एचआईवी के ब्लड से आप इन्फेक्टेड हो जाओ तो आपको हो जाता है। सेम इसमें हेपेटाइटिस में भी होता है, तो काफ़ी कुछ तरह एक जैसे काम करते हैं। तो ये जनरल स्टेटमेंट थी, है ना। नहीं भी आती तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी तो होती है ना, संचरित कम्युनिकेबल डिसीजेज में तो ये होता है कि एक जैसे ही संचरित होते हैं। यकृत शोथ सी का टीका होता है, जबकि वही कंपेरेटिव स्टेटमेंट, है ना। तो जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता है ना, और ये फैक्चुअल भी है और कंपेरेटिव भी है, तो कहीं ना कहीं ये गलत होने के चांसेस ज़्यादा है ना। तो ये गलत हो गया, है ना। इसका सार्वभौम रूप से यकृत शोथ बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एचआईवी संक्रमित, ये जनरल स्टेटमेंट है। दोनों को मिला के, ये तो पानी से भी हो जाते हैं, गंदे पानी पी लोगे तो उससे कई बार हेपेटाइटिस सी हो जाता है, बी हो जाता है, और ये एचआईवी तो काफ़ी रेयर केसेस में होता है, तो कहीं ना कहीं इनके रोगियों की संख्या ज़्यादा ही होगी। तो जनरल सी स्टेटमेंट है, तो ए भी सही है, सी भी सही है ना। फिर इसके बाद में ये देखते हैं,
यकृतशोथ बी और सी के कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इससे लक्षण हाँ साइलेंस होते हैं कई बार लक्षण, जिससे कि हल्के हल्के इसकी वजह से लक्षण नहीं दिखाई देते, बाद में पता चलता है जब सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होती है कि यार हेपेटाइटिस बी या सी था। ये भी जनरल स्टैंडर्ड की कई ऐसा हो सकता है ना कि जैसे टीबी के भी लक्षण नहीं दिखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं है ना लेटेंट टीबी की, जिसके लक्षण नहीं दिखते हैं, बाद में पता चलता है कि टीबी। इसी तरह से यकृतशोथ यानी हेपेटाइटिस भी हो जाता है जिसके लक्षण काफी टाइम तक नहीं दिखते हैं। कि तीनों स्टेटमेंट जनरल थी, ये इसमें कंपेरेटिव भी था, फैक्ट भी था, है ना, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि जितने हमने 5 साल की क्वेश्चन करने की कोशिश करी है, मुझे लगता है आपको काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस इससे आ जाएगा। आप इसको समझ के देखेंगे तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और बार बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। अभी मतलब काफ़ी तरीके से जो मैंने चीज़ें बताई, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट्स, है ना, तो और जो प्रीवियस ईयर्स में यूज़ हुए हैं, है ना। थैंक यू।